ट्वेल्थ साइंस, मोस्ट ऑफ द उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और कवर करना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी डेफिनेटली कवर करूंगा। सो आई मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। श्योर दीपक सर। स्क्रीन विजिबल है नमन जी? या विजिबल। ओके ओके, थैंक यू। तो अपना आज का टॉपिक है कि अगर आपने ट्वेल्थ साइंस से अपना स्कूल पास किया है, अभी आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी के लिए हमने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि आपके पास एक्चुअली में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँगा तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप सीधा ट्वेल्थ के बाद जॉब में जा सकते हैं। अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको जॉब ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। आपको अगर वकील बनने में, जज बनने में, लॉ करने में आपको इंटरेस्ट है तो आप लॉ के लिए जा सकते हैं। मैथ्स आपने लिया है तो मैथ्स में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो बायोलॉजी में आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे वो बताऊंगा। साथ में होटल मैनेजमेंट का एडिशनल हम ये भी कवर करेंगे। तो ये जो मैंने पांचों टॉपिक्स कवर करे, मेनली मैंने ये साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी लोग इन सब में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाला बस मैथ्स में ही जा सकता है, बस मैथ्स और बायो वाले एक दूसरे में नहीं जा सकते हैं, बाकी सभी में कोई भी जा सकता है। तो मैं शुरुआत करूंगा जो पहला। तो पहला अपना आता है कि डायरेक्ट जॉब, मतलब अगर आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है, अभी आपको जॉब करना है, तो ट्वेल्थ के बाद काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, एनडीए होता है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जो कि डेप्थ में आगे चल के शिवलाल जी हमारे कवर करेंगे। तो ये वाला मैं ज्यादा कवर करने वाला नहीं हूँ। अब आता है कि किसी को लॉ में इंटरेस्ट आता है कि मुझे वकील बनना है या जज बनना है, मैं कैसे तैयारी करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास ट्वेल्थ आपने पास कर लिया है, अभी आपको क्लैट का एक एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो एग्जाम आप दे सकते हैं। उस एग्जाम में आपके स्कोर के बेसिस पे, आपकी रैंकिंग के बेसिस पे, आप जो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ कॉलेजेस हैं, जो कि अपने शायद एमपी में भी एक लॉ कॉलेज है काफी अच्छा, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे, जैसे जेएनयू हो गया और एनएलयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्लैट के थ्रू जा सकते हैं। क्लैट के थ्रू जाके आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी के बाद अगर आपको मास्टर करना है तो आप एलएलएम कर सकते हैं। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर आप में एक्चुअली टैलेंट है, आपने अच्छे से सब कुछ किया, हार्डवर्क दिखाया, डेडिकेशन दिखाया, आपने एग्जाम पास किया, एलएलबी किया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट कोर्ट्स होती हैं वहां तक पहुंचने की आपका पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। दूसरी बात है, जो क्लैट का जो सिलेबस होता है ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। आप सर्च करिएगा कि क्लैट के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी, कब एग्जाम होता है, ये आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया अगर आपको लॉ के लिए जाना है। देखते हैं हम। अभी हम आते हैं कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने मैथ्स से ट्वेल्थ किया है और अभी आप ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं। नमन जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियरली ऑडिबल, क्लियरली। ओके ओके। तो अभी अगर आपने मैथ्स से कंप्लीट किया है तो मैथ्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली मानता हूं, क्योंकि मैंने ये चूज किया है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास हार्ड वर्क करने का एक पैशन है, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं जितना अपनी तरफ से जो करना है सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ,
तो आपको जेई के लिए जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आपका करियर का अपॉर्चुनिटीज होता है ट्रिमेंडस होता है, कोई आपके पास लिमिटेशंस नहीं रह जाता है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉलेज में मिलती है, कॉलेज के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, देखिए डिफिकल्ट होता है, सारी चीज डिफिकल्ट होती है, ट्वेल्थ को पास करना भी डिफिकल्ट होता है, ट्वेल्थ में परसेंटेज बनाना भी डिफिकल्ट होता है। लोगों को लगता है कि यार जेई मेरे बस की बात नहीं है, जेई मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आईआईटी एनआईटीज में नहीं जा सकता हूँ, या फिर मैं अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा सकता हूँ। तो वो हमें मान के नहीं चलना है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप जेई के थ्रू बीई बीटेक कर सकते हैं, अच्छे अच्छे आईआईटीज में जा सकते हैं, एनआईटीज में जा सकते हैं, और भी काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जा सकते हैं। तो ये आप जेई के थ्रू बीई बीटेक कर सकते हैं। अगर आप जेई के थ्रू नहीं भी करते हैं, तब भी आप स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स के थ्रू बीई में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपने अगर मान लीजिए आपने अगर बीटेक कर लिया या इंजीनियरिंग आपने कर लिया, तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम क्या है? अल्टीमेटली आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, ताकि आप अच्छी जगह सेटल हो पाओ, आपकी फैमिली का ध्यान रख पाओ। तो उसके लिए आपको एक अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट है। आपने या तो कहीं से भी बीई किया, बीटेक किया, ये बी आर्च और मरीन इंजीनियरिंग क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आप यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं, आपका जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद आप गेट के थ्रू या तो एमटेक में जा सकते हैं, एमटेक में भी आप अच्छे अच्छे आईटीज में जा सकते हैं, एनआईटीज में जा सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे एसजीएस आईटीएस हो गया, और भी काफी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप वहां जाके एमटेक कर सकते हैं। एमटेक से क्या है कि यू आर बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड, आपको रिसर्च करना है या आपको टीचिंग में जाना है, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, तो आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो गेट के थ्रू, इंजीनियरिंग के बाद गेट के थ्रू आप एमटेक कर सकते हैं। और आपको मान लीजिए कि एमटेक नहीं करना है, आप गेट के बाद सीधा जॉब लेना चाहते हैं, तो गेट के बाद आप पीएसयू, जैसे मैं इंडियन ऑयल में हूँ वैसे सारी पीएसयूज गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती हैं, तो आप गेट की स्कोर के बेसिस पे उनमें जॉब ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ये भी नहीं करना है, तो आप सीधा इंजीनियरिंग करके भी जॉब में आ सकते हैं, प्राइवेट जॉब में। सीधा इंजीनियरिंग आपने किया, सीधा वहां से आप प्राइवेट जॉब में आ जाइए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास इंजीनियरिंग के बाद अवेलेबल होते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग आपके होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है। एमएससी करके भी आप फर्दर रिसर्च में भी जा सकते हैं, तो ये एक बीएससी हो गया। आप बीसीए कर सकते हैं, बीसीए करके एमसीए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। एमसीए करने के लिए आपको बीसीए होने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने यहाँ लिखा है कि बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, लेकिन एमसीए करने के लिए आपके पास बीसीए का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बीएससी करके भी एमसीए कर सकते हैं। और अगर आपका एमसीए, एमसीए बेसिकली क्या होता है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिकली जो भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जॉब करते हैं, वो एमसीए के थ्रू उन्हें सिखाया जाता है। एमसीए के हमारे काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ये निमसेट करके एक एग्जाम होता है। निमसेट क्या होता है कि एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, आपकी रैंकिंग बनेगी, रैंकिंग के बाद आप जो इंडिया के टॉप मोस्ट एनआईटीज होते हैं, जैसे एनआईटी नागपुर हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी सूरत हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, तो इनमें आपको एमसीए करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसके लिए आपको निमसेट का एग्जाम देना पड़ेगा। मैं कुछ दोस्तों को जानता भी हूँ जो अपने यहीं से हैं और निमसेट के थ्रू उन्होंने एमसीए किया है, और एमसीए करके वो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बीटेक का बी का मैंने जैसे बताया कि जेई आप देखिए, जेई के बाद एडमिशन टू आईआईटी या एनआईटी आप ले सकते हैं, या फिर आप स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देके स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स गोवा हो गया, एसआरएम हो गया, मणिपाल हो गया, ये सारे कॉलेजेस या तो जेई के थ्रू आपका एडमिशन करते हैं या अपना एक इंडिविजुअल एग्जाम लेके आपका एडमिशन करते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको इंजीनियरिंग के बाद जॉब करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आता है बीटेक बी आपने कर लिया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। बीटेक बी के बाद आपके पास क्या, पहला तो आपने गेट दिया, गेट के बाद एमटेक कर लिया, या फिर आप सीधा पीएसयू में आ गए।
तो आपका एक सरकारी नौकरी वाला जो लोगों को चाहिए होता है कि हमें सरकारी नौकरी करना है, तो गेट के थ्रू कर सकते हैं। गेट का एग्जाम होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आप बड़े इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा डायरेक्शन चाहिए होता है, थोड़ा हार्डवर्क करना होता है। आप गेट के थ्रू इजीली एमटेक या पीएसयूज में आ सकते हैं। अभी दूसरा होता है किसी को बैंक में नौकरी करने का इंटरेस्ट है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या नाबार्ड में किसी को नौकरी करने का इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है कि इंजीनियरिंग के बाद आईबीपीएस का एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, आरबीआई का एग्जाम होता है, नाबार्ड का एग्जाम होता है। ये सब एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के थ्रू इनमें एंट्री ले सकता है। यहाँ पे आईबीपीएस में क्या होता है, जितने भी इंडिया में सरकारी बैंक्स हैं, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो आईबीपीएस के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आईबीपीएस का एग्जाम देना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, वो सब करके आप बैंक्स में नौकरी कर सकते हैं। एसबीआई पीओ, आरबीआई, नाबार्ड, इन सब में नौकरी के लिए आप बैंक्स के लिए ये तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास जो आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ये सारी चीजें शिवलाल जी काफी डेप्थ में कवर करेंगे, तो इनको मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा। और इसके अलावा आप प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास बीटेक के बाद अवेलेबल होता है। अब इसमें जो ये बैंक्स वाला ऑप्शन है, ये बैंक्स वाले ऑप्शन के लिए आपको इंजीनियरिंग करना कंपलसरी नहीं है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया, आपने बीएससी किया, तब भी आप बैंक्स में नौकरी के लिए वो एग्जाम दे सकते हैं। अभी ये मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है, मरीन इंजीनियरिंग बेसिकली होता है कि जो भी आपका ओशियन से रिलेटेड है, समुद्र, सागर, ठीक है। तो मरीन इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको एक शिप जो होता है, शिप से रिलेटेड आपको बताया जाता है कि आप शिप पे रहोगे, शिप पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, आपको क्या क्या करना होता है। बेसिकली जो दूसरा इंजीनियरिंग होता है, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया या मैंने कंप्यूटर साइंस किया, तो उस फील्ड के पर्टिकुलर बताया जाता है। ऐसे ही इसमें मरीन से रिलेटेड बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। मुंबई और कोलकाता में इंडिया के सबसे अच्छे 2 मरीन के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू ये लेते हैं। इसमें कंप्लीशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सुना होगा, मतलब मर्चेंट नेवी होती है, जो शिप्स होते हैं, जो इंडिया से, मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत सारा कच्चा माल इंपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से बहुत सारा फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, शिप्स के थ्रू होता है। तो उन शिप्स पे जो क्रू मेंबर होता है या उन शिप्स पे जो कैप्टन होता है, वो मरीन इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार मुझे शिप पे जाना है, मुझे समुद्र सारे देखने हैं, मुझे सारे देश में घूमना है, आज आप दुबई में जा रहे हो, कभी आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो, कभी आप सिंगापुर जा रहे हो, जहां जहां आपका शिप जा रहा है वहां वहां आप जा रहे हो। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट आता है कि मुझे मरीन इंजीनियरिंग करना है, तो मरीन इंजीनियरिंग कर सकता है। 4 इयर्स का कोर्स है, और इसका मैंने ऑलरेडी लिखा है। और इसके बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, आप मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आता है, तो वो लोग बीएचएम, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 साल का कोर्स होता है। आप कॉलेज में जाते हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी, होटल्स में जो आपके मान लीजिए होटल मैनेजर हो गया, ये सब लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स को, या जो भी इनके यहाँ रहने आ रहा है उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारा इनको सिखाया जाता है। एटिकेट सिखाए जाते हैं कि उनके साथ कैसे बात करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है। तो ये अगर किसी को इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में जाना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जॉब लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसके बाद मैं कवर करूंगा, ये तो अभी अपने मैथ्स के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैथ्स वाले हमारे हो गए। अभी अगर किसी ने बायोलॉजी लिया हुआ है और उसको अगर ऑप्शंस देखना है, तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन जो सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है, एमबीबीएस कर सकता है। एमबीबीएस के लिए आप नीट के थ्रू जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनमें जा सकते हैं, एम्स में जा सकते हैं, एफएमएफसी में जा सकते हैं, जिपमेर में जा सकते हैं। तो ये आप नीट के थ्रू मोस्टली सारे एडमिशन्स होते हैं, तो आप नीट दे सकते हैं। और एमबीबीएस का सभी को पता होता है कि कितना डिमांड है इंडिया में डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स की कितनी कमी है इंडिया में। हमारे सिंगोली में भी हमें काफी बार डॉक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम फेस करना होता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे गाँवों में भी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक इसमें डिमांड है।
सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। इसके बाद आता है बीडीएस। बीडीएस क्या होता है? डेंटल डॉक्टर होता है बेसिकली, जो आपका डेंटिस्ट होते हैं, जो आपके दांत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्जरी हो गया या रिप्लेसमेंट हो गया या कुछ भी करना है, उसके लिए डेंटल डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए आपको बीडीएस करना होता है। पीडीएस का 5 साल का कोर्स होता है, नीट के थ्रू एडमिशन होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। और ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं बीडीएस के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे और इनके अलावा भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, या यहाँ पे भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बनता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आयुर्वेदा पे, यूनानी पे, इन सब पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत ही ट्रिमेंडस स्कोप है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारे पुराने काल में जितने भी सारे ट्रीटमेंट होते थे, सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ही होते थे। कहीं पे आपने एलोपैथी का नाम ही नहीं सुना होगा कि डॉक्टर ये कर रहा है, वो कर रहा है। जड़ी बूटियां होती थी, किसी को कोई भी बड़ी बीमारी होती थी, उन्हीं जड़ी बूटियों के थ्रू उनको ठीक किया जाता था। कहीं पे भी गोली दवाई ये सब का नाम लिया ही नहीं जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारियां होती ही नहीं थी, बट जो होती भी थी उनको सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू ही कवर किया जाता था मोस्टली। तो अभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत चल रहा है। अभी भी शायद आपको अपने गांव में ना मिले, लेकिन आप जब सिटीज में जाएंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनका काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और काफी अच्छा उनका सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन या सर्जरी में जाना है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। 4.5 साल का कोर्स है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। मेरा यहाँ पे दोस्त है, उनकी वाइफ भी बीएमएस ही है, और वो अभी खुद घर से प्रैक्टिस करती है। तो ये एक आपके लिए आयुर्वेदिक से रिलेटेड ऑप्शन होता है। सिमिलरली जैसे आयुर्वेदिक होता है, वैसे ही होम्योपैथिक का भी काफी चल रहा है। काफी सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो एलोपैथी से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मिलकर ठीक कर पा रहे हैं। तो अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के रिलेटेड जाना है तो आप बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकते हैं। नीट का एग्जाम के थ्रू एंट्री होता है। ये देखिए, नीट के एग्जाम के थ्रू जो भी एंट्री होता है, सिमिलरली टू जेई, जैसे आपका रैंकिंग रहेगा, रैंक बेसिस पे आपको एमबीबीएस में जाना है, या बीडीएस में जाना है, बीएमएस में जाना है, बीएचएमएस में जाना है, वो रैंकिंग बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आजकल क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, बैठे रहते हैं, कंप्यूटर से काम होता है, ज़्यादा वॉकिंग वगैरह हो नहीं पाता है। और कोविड के चलते तो और हमें वर्क फ्रॉम होम करना है या होम क्वारंटीन रहना है, ये सब करना है। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों को काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, तो होता क्या है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अपने यहाँ भी आई थिंक कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको बनना है तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको क्या करना है, बीपीटी करना है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 ईयर्स का कोर्स है। इसमें बेसिकली आपको सिखाया जाता है पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, कि बॉडी में क्या क्या कैसे है, और किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर किसी को नी में पेन हो रहा है, या शोल्डर में पेन हो रहा है, या बैक पेन हो रहा है, तो उसके लिए उनको क्या क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज बतानी चाहिए, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, और भी अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ जाके भी फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। बीवीएससी एक अच्छा ऑप्शन है, जो अपने एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं। एनिमल्स का डॉक्टर बनने में आपको इंटरेस्ट है, या अगर आपको एनिमल्स से प्यार है, आपको पशु पक्षी जानवर सारे अच्छे लगते हैं, या फिर आपको इनका देखभाल करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो आप वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। और इसके थ्रू आप उनका देखभाल भी कर सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं, आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन होता है। ये मेल और फीमेल मतलब सबके लिए होता है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि ओनली फॉर फीमेल है। 4 साल का कोर्स है। और आजकल एक शिवलाल जी शायद और अच्छे से कवर करेंगे, एक गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक पोस्ट निकाला है। तो वो एक गवर्नमेंट पोस्ट है। अगर आप नर्सिंग की हैं तो आप सीधा उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करके आप पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग हो गया। इसके बाद होता है एक बी फार्मा होता है।
जो कि आपने बहुत सारा देखा होगा। MR जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मोस्टली बी फार्मा के थ्रू आते हैं, और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज बी फार्मा के बाद आपके साथ अवेलेबल होती है। तो ये 4 साल का कोर्स होता है और एक सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इन सब में एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड आई होप कि आपकी बातें सेमिनार में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आपका सानिध्य विद्यार्थियों को सदैव मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले किसी को भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है या और फर्दर किसी चीज में किसी को कुछ पूछना है तो हम हमारे कांटेक्ट नंबर और सब कुछ शेयर करेंगे। तो आप जो भी मेरा टॉपिक है, जो भी रिलेटेड है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें और डेप्थ में जाके आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि आज के सेमिनार का सर्टिफिकेट की लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है। कृपया आप वहां में से फॉर्म भरने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो भी उसे ज्वाइन करें, क्योंकि आपके जितने भी जो भी आगे कंफ्यूजन जो भी होंगे वो उस ग्रुप पे सॉल्व कर दिया जाएगा। Now I would like to welcome our next expert panelist speaker who is young eminent educationist, विद्यार्थियों के प्रिय सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे गुरु श्री नमन गांधी सर, जो कि हमें 12th के बाद होने वाली विविध गतिविधियों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और आशा करेंगे हम इनसे कि इस सेमिनार के बाद भी किसी भी व्यक्ति को या विद्यार्थी को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें हम 24/7 अपनी सेवाएं देते रहें और एक अच्छा कॉलेज के चुनाव के विद्यार्थियों की मदद करें। ओवर टू यू नमन सर। थैंक यू शिवांगी। दीपक जी ने काफी अच्छे से क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो सभी कवर किए। नाउ फिर भी अब जो कंफ्यूजन हमको रिलेटेड है वो है कि कोर्स का हमने चुनाव कर लिया, लेकिन हमको कॉलेजेस कैसे डिसाइड करना है, कहाँ पर अप्रोच करूँ, कहाँ फॉर्म भरूँ, कब फॉर्म निकलेंगे, मेरे पास तो अमाउंट नहीं है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, जैसे बड़ा कंफ्यूजन है भाई जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे और बात करेंगे हम लोग क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास और कितने इजीली हम लोग इन संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइफ में सक्सेस कैसे पाई जाए। सफलता एक सुनियोजित तरीके से हम किसी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सफल हो पाते हैं। तो हाउ टू सेलेक्ट राइट कोर्स दूसरी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट राइट कॉलेज, हम लोग कॉलेज का चयन कैसे करें। इतने सारे कॉलेज है, इतनी सारी ब्रांचियां, इतना सारा प्रमोशन है, तो कौन सा कॉलेज सही हमको कैसे पता लगेगा, उसकी हम लोग बात करेंगे। देन कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है उसकी बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो पेन और कॉपी लेकर बैठे कि जहां पर भी आपको जो कोर्स लगता है कि सही है या थोड़ा बहुत आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो आप लोग उसको नोट कर लें, की चीजों को आप लोग नोट कर लें, क्योंकि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि वापस से आप उस चीजों को हम लोग, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम लोग समय के साथ चीजों को भूलते चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग वापस से भूल जाओ, तो उसको नोट करते चले साथ में और फिर बाद में आप उसको समराइज करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है वो हर स्टूडेंट्स के लिए, हर व्यक्ति के जीवन में ये है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, कि जीवन में सफलता की सिद्धि कैसे पाई जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सब कुछ करके हम क्या पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। तो क्या सफलता एक एक्सीडेंट है या एक सुनियोजित तरीके से किया गया सफर है, तो उसकी हम लोग बात करें तो सफलता का एक ही मात्र मूल मंत्र है और वो है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड, कि हम हमारे अवचेतन मन को कैसे यूज करें। अगर हमने ये चीज सीख ली तो जीवन में आप कुछ भी पा सकते हैं। अगर आप आज एग्जांपल देखेंगे तो इससे ऐसे लोग जिनके पैर नहीं एक पैर हैं वो हिमालय चढ़ रहे हैं। विराट कोहली आप सब जानते हैं, फादर एक्सपायर हो गए जाके वो 90 रन का स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़े हैं। और ऐसा उन लोगों ने क्या किया है
जिससे वो आगे बढ़े हैं। सबसे पहली चीज सफलता पाने के लिए क्रिस्टल क्लियर गोल, कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। भाई अगर आपको बॉम्बे जाना है, मैंने बोला कि आपको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाना है तो आप कौन सी ट्रेन में बैठोगे? दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे क्या, या हैदराबाद की ट्रेन में बैठोगे? ओबियस है कि आप बॉम्बे की ट्रेन में बैठोगे, उसके लिए टिकट करवाओगे, उसके लिए वहां पर कहाँ पे रुकोगे आप उसका पता करोगे, उसके बाद कब वापस से वहां से निकलोगे उसका रिजर्वेशन कराओगे। तो एक छोटी सी बॉम्बे की यात्रा जाने के लिए आप इतनी सारी प्लानिंग करते हो और सही गाड़ी में बैठते हो, सही ट्रेन में बैठते हो। लेकिन आप जब जीवन यात्रा करते हो, जब आप सब्जेक्ट का चुनाव करते हो, जब लाइफ में आप कोई चॉइसेस चूज करते हो, तो वहां पर आप कुछ भी नहीं देखते, मन चाहे जिस बस में बैठ गए। मेरा दोस्त कर रहा है मैं वो कर लूं, मेरे भाई के लड़के ने वो किया था ये कर लूं, ये कॉलेज वो ले रहा है तो मेरा साथ हो जाएगा। तो क्या हम वहां पर साथ होने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं क्या? तो सही चुनाव हमको करना है सही तरीके से। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर मैं तो सुबह कोचिंग जाता हूँ, दिन भर पढ़ाई करता हूँ, दिन भर क्लास स्कूल जाता हूँ, फिर शाम को आके कोचिंग जाता हूँ, फिर शाम को रिवीजन करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, दिन भर में इतना पढ़ता हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? तो गलती आप वहां करते हैं जहां पर आप उस चीज का एक प्लान नहीं बनाते हैं। भाई दौड़ना इंसान को सफल नहीं बनाता। भाई आपको दौड़ना इस डायरेक्शन में है, आप इस डायरेक्शन में बहुत तेज दौड़ो और आप लक्ष्य से दूर चले जाते जाओगे। तो आपको दौड़ना भी है, लेकिन किधर दौड़ना है पहले उसको डिसाइड करना है, उसके लिए उसको समय देना है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कि क्रिस्टल क्लियर गोल, जो हमारा लक्ष्य हो वो बिल्कुल साफ हो। मैं आपको बोलूं एप्पल, क्या माइंड में आता है आपके? एप्पल, आप बोलोगे आईफोन भी है एप्पल, तो एप्पल से तो न्यूटन याद आता है आपको, एप्पल से आपको ग्रेविटी याद आती है। अब एप्पल एप्पल भी कौन सा? एप्पल हरा एप्पल है या लाल एप्पल है? तो मुझे ये करना है वो नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करना है ये नहीं, एप्पल कौन सा उसको आप चूज करो कि नहीं मेरा लाल वाला एप्पल। एप्पल बहुत सारे हैं। वैसे हम बच्चों से पूछता हूँ बेटा क्या करोगे, सर इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा। भाई इंजीनियरिंग में क्या करना है? इंजीनियरिंग में मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, एमएल है, बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर हो। अगर हमारा लक्ष्य ही क्लियर नहीं है उसके बाद और हम लोग कितने ही लगा लें सब व्यर्थ है, कुछ भी संभव नहीं है। तो पहला ये है कि लक्ष्य हमारा निर्धारित हो। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यद भवम तद भवति, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। जो आपने सोचा वैसा होगा, लेकिन आपको उसके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। और आपके जीवन के निर्माता आप खुद हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ना आपके पिताजी कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना आपके टीचर्स कुछ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा शेर है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह है, खुद बनाता है आदमी जहां में आदमी अपनी जगह। आपको आपकी लड़ाई खुद लड़ना है। उसके लिए जो पहली स्टेप है वो है आपका क्रिस्टल क्लियर गोल। जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, उसके बाद दूसरा डिसाइड क्या, भाई मुझे आईएएस बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है साहब। तो कलेक्टर क्या आपको 50 साल बाद बनना है क्या? टाइम फ्रेम। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम। 3 चीजें मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, अगर आपने इन तीनों चीजों को अपने लाइफ में अगर एडॉप्ट किया है तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग काफी अच्छी जगह आगे जाके पहुंचेंगे और आप जो भी आप सिद्धि आप चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली योर एजुकेशन, इन विच एवर फील्ड यू विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट यू विल फाइंड सक्सेस। सो टाइम फ्रेम, भाई 5 साल बाद बाईस बनना है क्या, 10 साल बाद बनना है क्या, तो कितने टाइम के बाद बनना है? भाई 6 महीने के बाद बनना है, 1 साल के बाद बनना है, आप टाइम डिसाइड करो और उसके बाद उसको स्पेसिफाई करो। ऐसा भी नहीं कि मुझे 1 महीने बाद कलेक्टर बनना है, या 1 महीने क्या बन सकते हो 1 महीने कलेक्टर, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि असंभव चीज हमने बोल दी फिर 2 दिन के बाद, भाई कोई आदमी का वजन 80 किलो है, वो 60 किलो करना चाहता है, तो क्या 1 दिन में हो जाएगा क्या? कि 2 दिन उपवास कर लूंगा या 5 दिन उपवास कर लूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा? उपवास करने से वजन कम होता है? उसके लिए भी तरीके से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, डाइट प्लान लेना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हो कि ये मेरा टाइम फ्रेम है और उसको स्पेल आउट करिए कि आपने बोला 1 साल के अंदर मुझे कलेक्टर बनना है, तो 1 साल की तैयारी आप 1 दिन में नहीं कर सकते।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा और मेजरेबल करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग के 7 दिन या स्टार्टिंग के 15 दिन में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद के 15 दिन में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, और उन 15 दिन के बाद मैं देखूं कि क्या जो मैंने डिसाइड किया था, क्या मैंने वहां तक वो काम किया है। अगर नहीं किया है तो उसको कंप्लीट करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आज हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, हर व्यक्ति के मन में कि मुझे सफल होना है, आगे बढ़ना है जीवन में। कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति के दिमाग में ख्याल भी आते हैं, डेली वो सोचते भी है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन उनके वो ख्याल, उनके वो जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में ही दबके रह जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें कहीं लिखते नहीं है। हर इंसान अपने दिन रोज प्लान करता है, तो एक डायरी मेंटेन करिए अपनी, वहां पर आप लिखिए कि आप क्या करना चाहते हो और वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और उसको रोज शाम को देखिए। उसको देखिए कि जब टाइम फ्रेम देखा कि 15 दिन के बाद मैं करूंगा, तो 15 दिन के बाद आप अपनी कॉपी खोलिए, वहां पर देखिए कि क्या जो मैंने सोचा था क्या मैं वहां तक पहुंचा हूं, और नहीं पहुंचा हूं तो मैं क्यों नहीं पहुंचा हूं। तो वो आपको मोटिवेशन देगा कि यार मैंने 15 दिन पहले ये चीज सोची थी और वो नहीं कर पाया, मतलब कहीं ना कहीं मैं अपना समय जाया कर रहा हूँ। देखिए बहुत लिमिटेड समय है इंसान के पास में। मानव जन्म हमको ये व्हाट्सअप सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं मिला है। एक एवरेज एज इंसान की आज 70 साल है। 70 साल में से 8 घंटे हम दिन का सोते हैं, मतलब हम लोग 1/3 लाइफ हमारी सोने में गुजार देते हैं। 24 साल हम लोग वो करीबन सो जाते हैं, करीबन हमको मिलते हैं उसके बाद में 48 ईयर्स। 48 ईयर्स में भी हम लोग जब खाना खाते हैं और दिन की क्रियाएं करते हैं, तो हम लोग करीबन 6 घंटे 8 घंटे उसमें निकाल देते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो प्रोडक्टिव हमारे पास ओनली 25 ईयर्स या 20 ईयर्स का एक प्रोडक्टिव समय है, जिसमें हम लाइफ में कुछ करेंगे तो कर पाएंगे। और हमें तो खुद आगे बढ़ के सोसाइटी का भी आगे जाकर हर चीज का भला करना है, तभी हमारा ये जन्म लेना सार्थक है। अदरवाइज तो सभी जी रहे हैं, बोलते ना कि क्योंकि जीने में तो हर सब जिया करते हैं। यूं तो जीने में हर व्यक्ति जिया करते हैं, लेकिन नाम उन्हीं का होता है जो मरकर भी जिया करते हैं। तो हमको जाने से पहले ऐसा काम करके जाना है, और उसके लिए कोई काम करने के लिए आपको एक उच्च पद की आवश्यकता होगी, तो वो आपको एक अच्छे पद पे जाना ही होगा, उसके लिए मेहनत करना होगी। तो मैंने पहले बताया आपको, गोल डिसाइड करो, उसके बाद एक टाइम फ्रेम हो, टाइम फ्रेम हवा में ना हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, कि जो आपने डिसाइड किया हो वो उस समय में पूरी कर पाओ, अचीवेबल हो, कि उसके बाद आपके पास रिसोर्सेस हो, रियलिस्टिक हो, और एक निश्चित टाइम फ्रेम में हो। और जब आप एक बार टाइम फ्रेम बना लेंगे, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है, उस चीज को सोचना है कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ और कलेक्टर आईएएस बन गया हूँ और मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैं लोगों को मैनेज कर रहा हूँ। विजुअलाइजेशन। मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। सोचिए कैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है, क्या उसकी रूटीन रहती है। जैसा हमें बनना है वैसा उसकी रूटीन हमको फॉलो करना पड़ेगी। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत है जो हम लोग नहीं जानते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब हम उसको महसूस करिए, जो आप बनना चाहते हैं उसको महसूस करिए, उसके पोस्टर्स लगाए, उसके फोटोज देखिए, और जब आप उस चीज को महसूस करेंगे, धीरे धीरे वो चीज आपके लाइफ का हिस्सा हो जाएगी। एक मूवी है जहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है आपका लो प्रोटेक्शन का, शाहरुख खान की मूवी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, सबने सुना होगा। क्या डायलॉग है वो? किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। आप एक चीज को अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए, ये चीज मुझे करना ही है, उसके बाद पीछे नहीं हटना है। कुछ भी परिस्थितियां आपके आड़े नहीं आ सकती है। कितने अभाव में लोग गए, आज हम खुद भी हम यहाँ पे इसी स्कूल से पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। तो हडल्स तो सबको आता है, परेशानियां किसको नहीं है? भगवान ने उतार लिया, उनको प्रॉब्लम हुई, तो हम तो इंसान है। लेकिन चुनौतियों में गिरना नहीं है, मजबूत बनिए, बहादुर बनिए। छोटी सी जाते हैं रोने लग जाते हैं कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। रोना नहीं है, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें नहीं मांगता जब दबके चांद सितारों से। अरे कोई सूरज क्या किरण मानता है नबके चांद सितारों से? मजबूत बनिए, और अगर मजबूत बनोगे तो एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण होगा और जीवन में आप सफलता की जो सिद्धि चाहते हो वो आप पा जाओगे। इस सेशन का मतलब हमारा ओनली आपको करियर गाइडेंस करने के साथ साथ में एक परिपक्व व्यक्ति बनाना है, एक
हौसलेपूर्ण व्यक्ति बनाना है जो जीवन में चैलेंजेस ले और उसको कंप्लीट करे। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला है आपका क्रिस्टल क्लियर गोल, आपका गोल निश्चित हो, उसके बाद एक टाइम फ्रेम आप डिसाइड करें और उसके बाद उसको महसूस करें। अब उसको जब महसूस कर रहे हो तो उससे क्या होगा? सर उससे क्या होगा? मैं कुछ भी महसूस करूं उससे क्या होगा? तो आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जो आपकी सोच है, योर थॉट्स हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी। हमारी जो सोच है उनकी एक अलग वाइब्रेशन होता है। आपने पढ़ा है कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं? हार्मोनिक रिजोनेंस, सिमिलर फ्रीक्वेंसी के लोग आपस में मिल जाते हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक घटना मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती है कि कई बार हमारे काफी सारे बच्चे किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। जब मैं जाता हूँ उनको देखता हूँ तो मैं पूछता हूँ भाई यार तुम यहाँ खड़े क्यों? तुम मैकेनिकल के हो, तुम सिविल के हो, तुम केमिकल के हो, सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के बच्चे, लेकिन फिर भी मात्र 4 महीने हुए हैं और आपने एक दूसरे को पहचाना कैसे? ना आपकी क्लास साथ है, ना आप पहले से पहचान में थे। तो फिर ये रहस्य खुला है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसी के लोग, सिमिलर सोच वाले लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप खुद भी अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट वाले दोस्तों को अपने आप खींच लोगे। आप डांस करते हैं तो आपके डांस वाले दोस्त बन जाएंगे। आप मस्ती वाले हो, आप क्लास बंक करने वाले तो क्लास बंक वाले दोस्त बन जाते हैं। तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो क्यों बन जाते हैं? अगर आपका थॉट अच्छी रहेगी, अगर आप पॉजिटिव कुछ करना चाहते हैं, आप कोई बड़ा बनना चाहते हैं, तो अपने आप आपका माइंड आपको उन बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट करने को मजबूर करेगा और आप उन लोगों से जुड़ोगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो और अपने आप मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो, आप आपके साथ में रहने वालों का सम हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडिंग यू। आज अगर हम 5 लोग हैं और हम 5 में से 4 लोगों की सैलरी 10,000 रुपए महीने की है, तो छठा व्यक्ति की सैलरी 1 लाख नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है। लेकिन अगर 4 व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है और 5 व्यक्ति 10,000 है, तो ये गारंटी है कि 1 महीने के बाद उस 5 व्यक्ति की सैलरी भी 1 लाख हो जाएगी या 2 महीने के बाद। तो हमारा जो सराउंडिंग है, किनके बीच में हम रहते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो हम फ्रेंड्स ऐसे बनाएं, दोस्त ऐसे बनाएं जो हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी एक चीज कही है कि जो हम सोचते हैं, जब हम वो चीज सोचते हैं तो उसके वाइब्रेशंस अपने माइंड में एक सेंसेशन उत्पन्न होता है, कंपन। जैसे आपको मैंने बोला कि बाहर, रूम के बाहर सांप है, तो आपके शरीर में एक अलग ही कंपन स्टार्ट होगा। मैंने बोला है एकदम से कोई आपको मिल गया, आप मेरिड में आ गए, तो आपको कुछ अलग महसूस होगा, है ना? तो जो आपके माइंड में थॉट आई है, उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई माइंड की और उससे आप चलते हैं। आपको आपके विचार चलाते हैं, आप नहीं चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जितने आप विचार शुद्ध रखोगे, जितने आप विचार पॉजिटिव रखोगे, आपके शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, आपका ऑरा उतना ही बढ़ेगा। तो ये चीजें उदाहरण आपके विचार होंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता पाएंगे। उसके बाद बात आती है कि हाउ टू सेलेक्ट राइट कोर्स और करियर आफ्टर 12th। कि सर दीपक सर ने तो हमें बहुत सारे कोर्स बता दिए, अब मैं कौन सा चुनाव करूं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं। तो राइट कोर्स का चुनाव हम लोग कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ चीजें बताऊंगा कि आप अगर उन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप वहां लैंड कर जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। पहली चीज, नो योर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जाने। मैंने बोल दिया बेटा बहुत स्कोप है कंप्यूटर साइंस में, आप वो ले लो, लेकिन आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहली चीज, नो योर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जाने कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, चूज द राइट कोर्स। अब आपने आपका इंटरेस्ट जान लिया, सपोज कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है या मुझे बी फार्मा करना है, तो अब मुझे इंटरेस्ट जान लिया, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो क्या मुझे डिग्री कोर्स करना है, क्या मुझे डिप्लोमा कोर्स करना है, क्या मुझे वीकेंड कोर्स करना है, क्या मुझे पार्ट टाइम पढ़ना है, तो आप वो जाने, वो चूज करें। ये मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है और अपने इंटरेस्ट से ही आप सब्जेक्ट चुनें।
उसके बाद नो द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का चुन लिया लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं तो भी आप गलती कर रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट का हो लेकिन उसका फ्यूचर भी होना चाहिए कि भविष्य में इसके अंदर बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और मैं अच्छी एक जॉब इसके अंदर पा सकता हूँ। तो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी आपको उसका देखना है। और उसके बाद अगर ये 3 चीज देखने के बाद भी आपको अगर क्लैरिटी नहीं आती है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आप क्या करें, मोबाइल 1 मिनट होल्ड करिएगा, नेट चल रहा है इससे यार। तो उसके बाद आपको अगर इनके बाद भी क्लैरिटी नहीं आती है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं कि जो पायलट होता है तो पायलट कैसे बनता है। आप देखें कि ये पायलट कैसे बन गया, किसने ये एग्जाम दी, ये इंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसके बाद वो बन गया। तो रिवर्स तरीके से ले, लेकिन आप पहले चूज करें कि आपको क्या करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो मेरा ये कोर्स है, मुझे ये करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉलेज का चुनाव करेंगे। अब बहुत सारे कॉलेज मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कौन से कॉलेज का चुनाव करें, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके एरिया में फाइंड आउट टॉप कॉलेजेस इन योर एरिया ऑफ स्टडी। कि आप जो मान लो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस या जो आप ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच वाले कॉलेज अवेलेबल हैं एमपी के अंदर। उसके बाद जब आपने देख लिया कि मुझे ये कोर्स चाहिए तो आप देखो आपकी इस कोर्स को कराने वाले कितने टॉप कॉलेजेस हैं। सपोज आपने 10 कॉलेज आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट 10 कॉलेज कौन से हैं, आपको निकाल लेना है कि ये मैं जो करना चाहता हूँ, जिस ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ उसके ये 10 टॉप कॉलेज हैं। उसके बाद आप देखें कि उस कॉलेज में जो फैकल्टी है वो का क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको जो आपके फैकल्टी है उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ फैकल्टी कौन कौन सी हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गुरु और टीचर में। टीचर क्या है, क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, बट जो गुरु है वो क्वालिटी एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी। तो अच्छे जहां पर टीचर्स आपको मिले, आपको वो देखना है, अच्छा उनका पीएचडी हो, अच्छा सा उनका रिसर्च एरिया हो, एक्सपीरियंस हो, आप वो पता करें कि क्या क्वालिफिकेशन है उनके टीचर्स की। उसके बाद कैंपस का एनवायरनमेंट देखें कि क्या यहाँ पर पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज होती है, क्या यहाँ पर हमको ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, क्या ये मुझे बोलना सिखाएंगे, क्या मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करना सिखाएंगे, क्या ये मुझे प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर जाके मैं बोल सकूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। तो आपको वहां का एनवायरनमेंट देखना है कि वहां पर क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें होती है, क्योंकि आपके जीवन में ओनली 15% आपका एकेडमिक काम में आता है, 85% काम में ये आता है कि आप अदर एक्टिविटीज में कैसे हैं, आप बोलने में कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्या आप में लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम देखें तो आज 2 डॉक्टर से, एक डॉक्टर के यहाँ भीड़ लग जाती है पेशेंट्स की, वो भी एमबीबीएस है, और दूसरा डॉक्टर भी एमबीबीएस है, लेकिन वहां पर उसको कस्टमर्स का वेट करना पड़ता है। क्यों? दोनों सेम जगह पढ़े हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों में नॉलेज, कम्युनिकेशन में डिफरेंस है, कम्युनिकेशन एक का बहुत अच्छा है तो लोग उसके यही सब जाते हैं। तो वैसे ही अगर आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, आप में स्किल्स हैं, आप हेजिटेट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद एलुमनी देखिए हम लोग। एलुमनी मतलब क्या? उस स्कूल से, उस कॉलेज से जो बच्चे इंजीनियरिंग कर या पास आउट होकर जो भी कोर्स किया है बाहर गए हैं, आप देखें कि यहाँ से कौन कौन से बच्चे बाहर निकले हैं। कोशिश करिए कोई मिल जाए तो उससे बात करिए कि आपका कॉलेज कैसा है, इसमें क्या चीजें होती, जो ये बोलते हैं क्या वहां पर वो चीजें है नहीं है, उस कॉलेज की हिस्ट्री निकालें। क्योंकि अल्टीमेटली जो कोर्स, जो कॉलेज आप चुनोगे वहां पर आपको 4 साल निकालना है और आपका जीवन वो 4 साल निर्धारित करेंगे। तो गलत कॉलेज का चुनाव हमारा जीवन डिस्ट्रॉय कर सकता है, या जहां हम चाहते थे वहां हम लोग नहीं पहुंच पाते। और मेनली हमारा जो फोकस है सेमिनार करने का वो यही है कि हम लोग एक सही कोर्स का, सही कॉलेज का चुनाव करें। और इसीलिए हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि इस सेमिनार के बाद में वो ग्रुप एडमिशन रिलेटेड क्वेरी का ग्रुप हो जाएगा, जहां पर आप आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको उस कॉलेज से जोड़ पाए जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या जो कोर्स आप इंटरेस्टेड है उसके लिए कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं भी इंदौर में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूं, तो मुझे काफी कॉलेज के बारे में आइडिया है। और दिस लीड्स टू
डू दिस प्रोग्राम फॉर मी। तो एल्यूमिनी देखने के बाद फिर आप देखें कि क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं या नहीं है। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण विकास। पढ़ाने के साथ साथ हमारे हर क्षेत्र में क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी रीडिंग पर, हमारी राइटिंग पर, हमारा पब्लिक अपेयरेंस पर, क्या ये हर चीज पर हमारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको हर स्किल्स पर काम हो रहा है तो आपका प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद प्लेसमेंटिंग, क्या 4 साल के बाद मुझे यहाँ पर कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी, क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो काम कर रहा हूँ सब नौकरी के लिए तो कर रहा हूँ। तो ये सब मेरी स्किल्स डेवलप होने के बाद क्या मुझे नौकरी के लिए यहाँ पर पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको वो पता करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में हमारा स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपको सिंगिंग का स्पोर्ट्स है तो क्या यहाँ पर सिंगिंग के लिए क्लब है, लिटरेचर के लिए क्लब है, या डांसिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट, तो क्या आपको अदर एक्टिविटीज के लिए क्लब है या नहीं है। क्योंकि हम लोग 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये पक्का है। हमको पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारा फिर से माइंड फ्रेश हो जाएगा, हम लोग फिर से रिफ्रेश होकर पूरा री एनर्जाइज होकर वापस से उसमें लग पाएंगे। तो ये भी हमारा पार्ट एंड पार्सल है। और अगर आप चीज खेलोगे जीवन में तो आप क्या करोगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाओगे। गौतम बुद्ध ने एक बात अच्छी कही कि अगर आप अपनों से प्यार करते हो तो अपने को स्वस्थ रखो, अगर आप अपनों से प्यार करते हो तो अपने आप को स्वस्थ रखो। अगर आप एक स्वस्थ रहोगे तो फिर आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप जो चाहो कर पाओगे। अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको पढ़ाई के साथ साथ इतना भी नहीं डूब जाना है कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं। समय को बांटना है, हर चीज को बराबर योगदान देना है, लेकिन कंटिन्यूअस रहना है। अगर आप जीवन में कंटिन्यूस 1 घंटे भी रोज पढ़ते हैं ना तो जीवन में आप बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन रीडिंग करना बंद ना करे। हम लोग आज सेमिनार में मोटिवेट हुए, आज शाम तक मोटिवेट रहेंगे, हो सकता है कल तक हम लोग मोटिवेट रहें, पढ़ाई करें, लेकिन वापस से वही लाइफ स्टाइल हमारी हो जाएगी 2 दिन के बाद, तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना। लिख के लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। उसके बाद क्या वो कॉलेज मॉडर्न जो टीचिंग है, जो टूल्स हैं वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आप उसके ऑनलाइन सर्च करें, उसकी वेबसाइट पर जाएं, देखें कि वेबसाइट पर ये क्या डेटा बता रखे हैं, जो डेटा बता रखे हैं क्या वो रियल में है या नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नई चीजें आजकल बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटरनेट पर, जैसे शिक्षा.com है, कॉलेज दुनिया है, कॉलेज देखो.com है। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज की क्या रिव्यूज हैं, और वो आप लोग वहां पर पता कर सकते हैं। और रिव्यूज वहां पर आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, बच्चे जहाँ से पढ़ के गए हैं वो इस कॉलेज के बारे में क्या बता रहे हैं। जब आप उन सब के बारे में पता कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप इन 11 पॉइंट्स में से अगर आधे पॉइंट्स भी आपने कवर कर लिए तो आप एक बहुत ही अच्छा चुनाव कर सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज में आप लैंड अप कर जाएंगे। अच्छे कॉलेज में चले गए तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो इस तरीके से आप चुनाव करेंगे। इसके बाद बात आती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की, कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। कि हमने कोर्स डिसाइड कर लिया, कॉलेज डिसाइड कर लिया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं फाइनेंशियल वीक हूँ और मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन मुझे फाइनेंशियल स्थिति के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने, अगर आप विलिंग हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इतनी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है, बहुत सारे लोन्स की स्कीम से। तो पहले तो मैं उनकी बात करूंगा कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप कोई सा भी कोर्स करें, चाहे आप फार्मेसी बायो के हैं, चाहे आप मैथ्स के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, हर कोर्स के अंदर गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स। तो पहली स्कीम जो है वो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार की है और काफी बच्चे इसके बारे में हमसे पूछते रहते हैं। तो जो बच्चे 12th में 75% या उससे ज्यादा मार्क्स अचीव करते हैं, या अगर वो सीबीएसई से हैं और वो अगर 85% से ज्यादा मार्क्स अचीव करते हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वो ये लास्ट ईयर तक का था, बट इस बार चूंकि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो क्यूमुलेटिव बनेगा, आपका 10th 11th 12th का सम रहेगा। जो कल ही में पढ़ रहा था सीबीएसई में कि 40% 40% वेटेज आपका 10th का रहेगा, उसके बाद 30% वेटेज आपका 11th का और 12th का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बनता है, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए आपके पेरेंट्स की। और अगर आप किसी रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं
तो वहां पर आपको ये चीज मिल सकती है। इसके अंदर अगर आपका जेई के अंदर अगर 50,000 से अगर अंडर में रैंक है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपकी नीट में एक अच्छी रैंक है तो आप मेडिकल फील्ड में इस स्कॉलरशिप को ले सकते हो। हर स्टूडेंट्स इसको नहीं ले सकता है, उनको इन एग्जाम्स के अंदर अच्छा करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिनमें ये बच्चे जा सकते हैं, उसकी बात करता हूँ। तो दो अब मैं ऐसी स्कॉलरशिप बता रहा हूँ वो हर बच्चे के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, अब ऐसा तो नहीं जनरल के लिए तो नहीं है, जनरल के लिए तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी के हो, ओबीसी के हो, एसटी एससी के हो, तो आप सबके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको आप गेट कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका वो है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट्स हो तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति 75,000 से कम एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। आप कोई सा भी कोर्स करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं 70-80,000 फीस है तो आपको पूरी वो माफ हो जाती है। और अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है अपने कोर्स की। और उसके अलावा भी अगर आपका करीबन 2.5 लाख से कम है तो वहां पर भी इनका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वहां पर जनरली आपको 28,000 मिलते हैं। तो आप कोई सा भी कोर्स करने जाएंगे, ओबीसी एसटी एससी है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलना है। तो आपको बेसिकली आधी फीस मिलती है, जो मैंने महसूस किया है, जो हमारे बच्चों को मिलती है। 50% फीस आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है और 50% आपको भरना पड़ती है। उसके बाद अब अगर एसटी एससी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या, हाँ, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी एससी स्टूडेंट्स, तो इनके अगर 2.5 लाख से कम की आपका इनकम है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि आपका जे में क्या रैंक होना चाहिए, नहीं बोल रहा है कितना परसेंट होना चाहिए। बस अगर आपकी एनुअल इनकम कम है और आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और एसटी एससी वालों को करीबन 45,000, जैसे बात करता हूँ मैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के अंदर 45,000 रुपए उनको स्कॉलरशिप मिलती, जो हम लोग देख रहे हैं। तो एक काफी अच्छा अमाउंट हमको मिल जाता है, जिससे हमको काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है एडमिशन के लिए। तो आप लोग जरूर इन स्कॉलरशिप्स का फायदा, अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, तो आप ध्यान रखें कि इन स्कॉलरशिप्स का भी आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फिर भी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होती है तो हम लोग एजुकेशन लोन की बात कर सकते हैं कि वहां पर आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। तो एजुकेशन लोन के अंदर एक वेबसाइट है vidyalakshmi.com, आप चाहे तो लिख लें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जहां पर इन्होंने ऐसे 39 बैंक को रजिस्टर कर रखा है जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, और ऐसी संस्थाएं जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं। अब एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ में किस इंटरेस्ट रेट से कितना वो लोन हमको दे सकते हैं, उसके आपको पूरी वहां पर जानकारी मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट इनका बहुत कम होता है और एजुकेशन लोन आप इनसे ले सकते हैं। और एजुकेशन लोन के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि 4 साल तक जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट 1 ईयर रहेगा, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपको वो पे करना रहेगा, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट के साथ में। तो अगर ये फाइनल ऑप्शन है, अगर हम कहीं से भी हमको हेल्प नहीं मिल पा रही है लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग लोन की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो आपको इन्वेस्ट करना है वो अपने पढ़ाई पे करना है, अपने स्टडी पे करना है, क्योंकि आपका जमीन जा सकती है, सब कुछ जा सकता है, सब कुछ छूट सकता है, सब कुछ बिक सकते हैं, लेकिन एक शिक्षा, आपका नॉलेज ही है जो आपको साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। तो नॉलेज के लिए आप चाहे जितना इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज आपको मल्टीपल पैसा देगा। अगर आप आने आज अपने पढ़ाई के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको आगे जाके 1 लाख रुपए देंगे। तो नॉलेज के लिए आप चाहे कपड़े अच्छे ना पहने, और जरूरी भी नहीं है कपड़े महंगे ना पहने, कपड़े बस साफ सुथरे पहने। मैं ये कहता हूं कि आप, ऐसा नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, महंगे मोबाइल्स रखें, महंगे गैजेट्स लेके आए, महंगे महंगे शौक रखें। आपको शौक रखना है पढ़ाई का, जितना आप पढ़ाई करेंगे। और अभी आप लोग इग्नाइटेड माइंड हो, अगर आप अभी इन चीजों में आगे हो गए, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो इग्नाइटेड माइंड है, जो हमारा यूथ है, वो इस धरती पर सबसे पावरफुल व्यक्ति है इन द अर्थ, अबोव द अर्थ। पूरे ब्रह्मांड में सबसे कोई अगर
पावरफुल कोई व्यक्ति है तो वो है इग्नाइटेड माइंड। अगर हमारा माइंड इग्नाइटेड है, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अब्दुल कलाम साहब ने तो पेपर बेच कर, अब अखबार बेचकर कहाँ तक पहुंचे सामान्य जीवन से। नरेंद्र मोदी जी आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, काफी सामान्य जर्नी उनकी स्टार्टिंग की थी। तो ऐसे हजारों अथा एग्जाम्पल हमारे पास में है। लेकिन जब आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है और कुछ पाने की तमन्ना रखता है, तो सारी कायनात जो मैंने आपको बताया था, लो प्रोटेक्शन में बताया था, आपके विचार, जब आप पूरे विचारों को उसके अंदर समर्ज कर लेंगे कि ये मेरे जीवन का एक मात्र लक्ष्य है कि मुझे पाना है, तो आपके सराउंडिंग्स, आपके जो ब्रह्मांड है, वो उनकी सारी शक्तियां आपके साथ में लग जाती है। तो आज तो समय कम है और बाकी स्पीकर्स को भी सुनना है, तो और भी अगर अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है तो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और आज के इस स्पीच के बाद मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि मजबूत बनिए, हौसला रखिए और निश्चित तौर पर आप जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं। कोई भी जो हम सोचते हैं कि हम छोटी जगह से हैं, हम क्या करेंगे आगे, तो बहुत बच्चे सीबीएसई के आते हैं, बच्चे सेंट मेरी, सेंट जोसेफ के आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवलाल जी हैं, दीपक है, मैं हूं, हम लोग भी ऐसे गए हैं और काफी, इवन हम लोग उनसे ज्यादा अच्छे रहते हैं, हम लोग मैथ्स में अच्छे रहते हैं, तो हम लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। हमको डरना नहीं है, हमको हौसले के साथ आगे बढ़ना है और निश्चित तौर पर आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू सर फॉर योर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। आई होप कि यहाँ पे सभी को ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और निश्चित तौर पर आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन हमें करियर को आगे नई राह दिखाएगा। Moving further, I would like to introduce our third speaker who had done wonders in his career. इन्होंने लोक सेवा के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दिया है और हाल ही में आपका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर चयन हुआ है। शिवलाल धाकर जी ने बीएसएफ जम्मू कश्मीर में 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं एवं वर्तमान में वह सीआईडी एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं और आपकी अभी तक की जर्नी में 9 गवर्नमेंट जॉब के ऑफर्स लेटर भी मिल चुके हैं। ऐसी शख्सियत आज हमें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी देंगे जो हमारे लिए हर्ष का विषय है। So without any wasting any time further, let's welcome Shri Shivlal Dhakar sir to address the seminar. हाँ, सभी को पुनः मैं नमस्कार करता हूं और बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं जो अपने समय की सीमा है उसके अनुसार अपना जो प्रेजेंटेशन है, जो जानकारी मेरे को पता है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। आशा है आपको पसंद आएगी। स्क्रीन शेयर हुई है क्या नमन? यस सर, शेयर स्क्रीन शेयर। क्या सही से दिख रही है या फुल स्क्रीन करना है उसको, कैसा? हाँ ठीक है, विजिबल है। विजिबल है? हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट करी है जो कि अभी आप जैसे 11th-12th के स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हैं इसमें, तो उनके अभी तुरंत क्या काम की चीजें हैं उन्हीं चीजों को फोकस करा है। बताने में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट जो जहाँ पर लोग अप्रोच करते हैं ज्यादातर वही चीजें मैंने ली है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक एग्जाम होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जिसको एनडीए एनए एग्जाम भी बोलते हैं। वो आफ्टर 12th होती है और इसमें एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहता है। मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी 2 चीजें इसमें मेनली पूछी जाती है और जो रिटर्न क्वालिफाई होते हैं तो उनको एसएसबी इंटरव्यू के बाद उसमें एज ए ट्रेनी लेफ्टिनेंट के रूप में ज्वाइनिंग दी जाती है। और ये
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सबसे अलाइड सर्विस है। इसके थ्रू आप थल सेना अध्यक्ष और नेवी में हायर पोजीशन पर इसमें आसानी से जा सकते हैं। और ये जिसको एडवेंचर पसंद है, देशभक्ति, एडवेंचर और खूब इसमें कई असीमित संभावनाएं हैं और बहुत सम्मान वाली ये जॉब है। तो इसमें जो फिजिकली फिट है और जिनको इंटरेस्ट है उनको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये केवल बहुत इसकी एज लिमिटेशन रहती है कि आप 12th करने के 1-2 साल के अंदर ही इसमें जा सकते हैं, फिर ओवर एज हो जाते हैं। स्लाइड को कैसे वो करेंगे? हाँ, नेक्स्ट आता है यूपीएससी द्वारा SCRA एग्जाम होती है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम। नमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। SCRA इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट ईयर पास जो स्टूडेंट है, आप किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में जाओगे तो उसमें अगर आपके मैथमेटिक्स के साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद। ये बहुत ही अलाइड सर्विस है जो रेलवे में टेक्निकल जॉब है। इंजीनियरिंग ये खुद अपना कोर्स भी करवाते हैं, जैसे एनडीए में भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जेएनयू वगैरह से डिग्री दी जाती है, इसी टाइप से इसमें भी इंजीनियरिंग की डिग्री रेलवे की तरफ से दी जाती है। और शुरुआत में ही आपको अच्छा वेतन वगैरह इसमें मिलने लगता है। मतलब ये एक प्रकार से जॉब ही है, लेकिन उसका कोर्स रेलवे कराता है। बहुत अच्छी सर्विस है ये, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली जिनका मैथमेटिक्स है उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। उसके बाद क्योंकि जैसे यूपीएससी ये अभी तुरंत आप नहीं दे सकते 12th पास, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे टॉप मोस्ट सर्विसेज आती है यूपीएससी कंडक्ट करता है, जिसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कई प्रकार की एग्जाम होती है, जिसमें आईएएस जिससे कलेक्टर बनते हैं वो सबसे पॉपुलर है, आईएएस होती है। उसके बाद आईपीएस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, जिससे एसपी बनते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें भारतीय विदेश सेवा, जिसमें आप विदेश में भारत के राजदूत बन के बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी सर्विसेज कई सारी होती हैं, लेकिन ये पॉपुलर सर्विसेज है। आफ्टर ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट व्यक्ति इसको दे सकता है। लेकिन मैंने इसको यहाँ इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि ये ऐसी जॉब नहीं है, ऐसी एग्जाम नहीं है, ऐसी एग्जाम नहीं है ये कि आप इसको केवल ग्रेजुएशन करते ही दे सको। तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसकी प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर उसकी मेंस होती है, मेंस रिटर्न एग्जाम होती है, उसमें एक सब्जेक्ट भी आपको चूज करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है। इस प्रकार से ये एक वर्ष भर की प्रक्रिया रहती है और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो भी ग्रेजुएशन, जो भी इसमें सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो जब जो भी कोर्स करें ग्रेजुएशन का, कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे आप बीई कर रहे हो, बीए, बीएससी कोई भी कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके साथ में आप इसकी वेबसाइट भी मैंने दी है, तो आप इसको सर्च करते रहे। और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, इसमें जो बेल्ट फोर्स है उसमें एज लिमिट भी रहती है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहता है। बाकी जो आईएएस वगैरह एग्जाम रहती है उसमें कोई वो फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता नहीं रहती है। और इसके बाद आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये भी प्रीलिमिनरी इसकी प्रारंभिक एग्जाम जो है वो सिविल सर्विस के साथ में होती है, लेकिन ये केवल साइंस ग्रेजुएट ही दे सकते हैं। तो साइंस ग्रेजुएट स्पेसिकली जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, प्लेन बीएससी करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं। ये केवल साइंस वालों के लिए रहता है। तो इसमें
जो सिविल सर्विसेज जितना कंपटीशन नहीं रहता, लेकिन हालांकि ये सब टॉप मोस्ट सर्विस है, जिससे डीएफओ बनता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, एक डिस्ट्रिक्ट का वो पूरे फॉरेस्ट का मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी की है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जैसे भी आप टेक्निकल साइंस के स्टूडेंट है तो जो इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद ये बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है कि एक इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं आप। इसमें ज्यादातर क्लासिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट रहते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये रहते हैं, बाकी दूसरे भी अब धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। इसके अलावा होती है आईईएस या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जिसने स्टैटिक से या मैथमेटिक्स से या इकोनॉमिक्स से पीजी कर रखा है, वो लोग इसमें जा सकते हैं। ये सांख्यिकी सेवा है जिसमें सभी प्रकार की जनगणना और डाटाबेस और प्लानिंग से संबंधित ये इसके काम रहते हैं। जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या जो इसमें पीजी करते हैं वो इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आती है नेक्स्ट बहुत पॉपुलर एग्जाम है सीडीएसई एग्जाम, सेंट्रल डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। जो आप 12th के बाद एनडीए में जाते हो और वहां पे ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद लेफ्टिनेंट बनते हो, वही जो लेफ्टिनेंट जो बनते हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके साथ ये ग्रेजुएशन वाले भी सीडीएसई एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएट इसमें, मतलब ग्रेजुएट मेरा कहने का मतलब जो 12th के बाद आप डिग्री कोर्स जो भी करते हो, चाहे बीए बीएससी है ना, तो उसके बाद आप इसमें सीडीएसई एग्जाम ये साल में 2 बार होती है, उसमें उसको आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम में आप मेरिट में आते हो तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और एसएसबी इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर पोस्टिंग मिलती है। इसमें ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छा करियर है। इसमें भी आप बहुत एडवेंचर वाली लाइफ जी सकते हो, बहुत फैसिलिटी है, देश सेवा का है और सम्मान वाली इसमें बात है। तो इसमें इंटरप्ट कर रहा है। हेलो, हाँ नमन जी। ठीक है, हो गया। हाँ, ये मैं इसको पेज को मतलब स्लाइड नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कैसे होगा? शायद दीपक सर आपने शेयर कर रखी है, आप स्लाइड करिए इसको। नहीं, आप बैक जाइए, वापस बैक जाइए। अच्छा, उन्होंने शेयर कर रखी है। हाँ, दीपक सर ने शेयर कर। हाँ हाँ हाँ, अभी यहीं पे चल रहे हैं ना, नेक्स्ट पे आना है क्या? नहीं नहीं, इसी पे हाँ, ठीक वो है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये कैसे चल रही है। अच्छा, हाँ, चलो ठीक। मैंने शेयर कर रखी है। जी जी, गुड। तो ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। तो आपने शेयर कर रखी है, तो मैंने इसमें कुछ एडिट करा था, तो वो चीजें नहीं आ रही है इसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वाली शेयर कर दूं इसमें। हेलो, हाँ, आप शेयर कर सकते हैं, मैं रोक देता हूँ, आप शेयर कर दीजिए। मैंने रोक दिया है, अभी आप शेयर कर दीजिए, आपका आ जाएगा। हाँ, आ गया आ गया। ओके। आ गया। यस यस। एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर देता ये हाँ, नीचे राइट में एक नीचे ऑप्शन, फुल स्क्रीन का क्या ऑप्शन है? F5 कर दिया, F5 कर दिया। F5 दबा दीजिए। भाई इसमें काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिर नीचे ये है ना, ये वाला ऑप्शन, ये एक कौन सा, ये 68% के पास में। हाँ, हाँ, 60। हाँ। अच्छा, जूम। नहीं जूम नहीं, 68% के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक बना हुआ है आइकन, हाँ, उस पर क्लिक करना है। तो काम नहीं कर रहा। नहीं आप क्लिक करिए ना, 68% के पास में जो आइकन बना हुआ है ना। हाँ हाँ, क्लिक करिए। जी। हुआ। प्रोसेसिंग में। यहाँ हो गया, अब दिख रहा है। हाँ, विजिबल है, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है।
तो इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मैं बात कर रहा था। तो इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं लगभग डीएसपी के इक्वल होते हैं ये। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो विभिन्न बॉर्डर पे हमारा काम करती है, उसमें एक ऑफिसर्स के रूप में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, यानी ग्रेजुएट इसमें शामिल हो सकता है। इसमें कोई सब्जेक्ट का वो नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट इसमें हो सकता है। बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है पैरामिलिट्री में। उसके बाद आता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस, जो एमबीबीएस करते हैं वो लोग ये देते हैं मेडिकल सर्विस। और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, ये भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं साइंस के, इसमें जो भू विज्ञान से संबंधित है, जो मौसम विज्ञान से संबंधित है, इनसे ये रहता है। तो इसको आप डिटेल में आप उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो यूपीएससी एक सेंट्रल की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी भी बड़ी पोस्ट है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप इस साइट को देखते रहें। तो उसके बाद आता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस की एग्जाम, जो यूपीएससी के बाद जो छोटी पोस्ट, कंपेरेटिवली छोटी, हालांकि काफी अच्छी पोस्ट होती है इसमें भी। इसमें आप 12th के बाद एक एग्जाम दे सकते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें जनरली 4 चीजें पूछी जाती है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ये 4 पोर्शन इसमें रहते हैं। तो आप आफ्टर 12th भी ये एग्जाम दे सकते हैं, या ग्रेजुएशन के साथ साथ में भी आप तैयारी करते रहें, उसके साथ में भी आप दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक पोस्ट पर जाने के बाद आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। सब लोग आईपीएस आईएएस नहीं बन सकते हैं, और सबकी जो है अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल कंडीशंस, कोचिंग करने की स्थिति में है, कोई नहीं है, सब प्रकार के लोग रहते हैं। तो उन्नति के अवसर सबके लिए। तो जो ये इस टाइप की एग्जाम है कि आप बिना किसी खर्चे में भी आप थोड़ी सी सिंसियर होके स्टडी करोगे तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम जो है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो एसएससी की बहुत शानदार जो एग्जाम कही जाती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी पोस्ट है, जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सेक्रेटरी सर्विस है, सचिवालय की कुछ सेवाएं हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की है। इसमें आईबी की भी कई बार जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया विभाग, उसकी भी एग्जाम इसमें शामिल रहती हैं। और भी बहुत सारी एग्जाम है इसमें, कम से कम 40 प्रकार के एग्जाम है। तो वो आप एक ही एग्जाम होती है, और आपको अपनी पसंद के अनुसार आपको उनकी वरीयता वहाँ पे बतानी पड़ती है, ऑप्ट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। एसएससी एक एग्जाम और कंडक्ट करती है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम। जैसे मैंने यूपीएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम क्रिएट करते थे। जो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम, तो उससे जो नीचे पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, जो पैरामिलिट्री में जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ जो बताया था, उसमें आप सब इंस्पेक्टर 2 स्टार की सर्विस कर सकते हो। वो मैंने भी करी है, मैं बीएसएफ में रहा हूँ 2 साल। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इनमें क्या होता है कि 3 साल के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटली। तो आप 3 साल के बाद असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, और आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसके बाद होती है स्टेनोग्राफर की। एक स्टेनोग्राफी कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, उससे वो कर लेते हैं तो आप इसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है। अगर आपने स्टेनोग्राफी करी है, डिप्लोमा करा है उसमें, तो आप इसमें स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, जो ऑफिस वगैरह में जिसकी जॉब रहती है। उसके बाद रहता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, 12th के बाद जिन्होंने डिप्लोमा करा है या बीई भी करे होते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर भी काफी अच्छी स्किल वाली पोस्ट रहती है, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर। हिंदी ट्रांसलेटर ये जिनका हिंदी सब्जेक्ट रहा है वो आपके इसमें नहीं आएगा।
लेकिन आप इसमें भी जा सकते हैं क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट एक सबके रहता है, साइंस वालों के भी। उसके बाद कांस्टेबल, इसमें बहुत बल्क में वैकेंसी आती है कांस्टेबल पैरामिलिट्री के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये दोनों की कंबाइंड एग्जाम होती है, फिर आप इसमें चूज कर सकते हो आप। अ, दिल्ली पुलिस में मेल फीमेल के लिए वो है। बाकी कभी कभार तो इनकी कंबाइंड एग्जाम होती है, कभी अलग भी ले सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल जितने भी पैरामिलिट्री के हो चाहे दिल्ली पुलिस के हो, उनकी सबकी भर्ती जो है एग्जाम ये एसएससी कंडक्ट कराता है और लगभग एक जैसी एग्जाम होती है। और उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग, ये भी आफ्टर 12th होता है। मल्टीटास्किंग मतलब जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए रहता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पे स्केल चाहे कैसी भी जॉब हो, कोई सी भी जॉब हो, मिनिमम 30,000 रुपए से शुरुआती स्केल रहती है। चाहे किसी भी प्रकार की 4th ग्रेड की एग्जाम भी देते हैं तो भी उसमें काफी आपके चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं अपन स्टेट लेवल की बात करेंगे क्योंकि हम एमपी से जुड़े हुए हैं। तो स्टेट लेवल की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है हमारी एमपीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, एमपी मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग बोलते हैं हिंदी में। इसकी वेबसाइट भी मैंने दे रखी है। इसकी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होती है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में क्या होता है, जितनी भी मैनेजमेंट वाली, जैसे नमन जी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, इसमें कोई अभी शायद दीपक जी शेयर कर रहे हैं इसको, नहीं, आप ही शेयर कर रहे हैं अभी। तो इसमें एरो वगैरह कैसे आ रहे हैं बीच में? ये अभी तो नहीं आ रहे वैसे। हाँ हाँ, अपन लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे सबके, एक बार इसको अपन हाँ। कर लेते हैं। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जाम भी बोलते हैं इसको, जिसमें नायब तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक, डीएसपी तक, और इसमें जेल अधीक्षक, आरटीओ, बहुत शानदार स्टेट की जो भी जॉब है वो सारी इसी में आती है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है तो एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो आप, लेकिन इसकी तैयारी भी जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसकी भी आपको तैयारी आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के साथ साथ में करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। प्री तो इसकी स्टेट सर्विस जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, प्रारंभिक परीक्षा उसके साथ ही हो जाती है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जिसमें दो पोस्टें रहती है, एक तो फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट होती है और एक एसीएफ बोलते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट करके दो जॉब होती है इसमें। दोनों गजेटेड पोस्ट हैं। ये दोनों पोस्टों के लिए ये एग्जाम होती है, लेकिन ये केवल साइंस ग्रेजुएट ही दे सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, दोनों प्री और मेंस एग्जाम। तो ये बहुत शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। और इसमें स्टेट सर्विस के इक्विवेलेंट ही चीजें रहती है, लेकिन इसमें कंपटीशन कम रहता है क्योंकि केवल साइंस ग्रेजुएट ही दे सकते हैं। तो इसकी तैयारी भी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि ये एक दिन की एग्जाम नहीं है। उसके बाद आता है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। तो ये कोई भी ग्रेजुएट जो इंजीनियर है जिसने बीई बीटेक करा है वो ये एग्जाम दे सकता है और बहुत शानदार एग्जाम है ये, जिसके थ्रू आप अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है साइंटिफिक ऑफिसर एफएसएल एग्जामिनेशन। नमन, कोई इसमें जो ये मार्क कर रहा है इसको आप रोक सकते हैं क्या? ये एरोज स्लाइड चेंज करें, शायद आप शायद हाँ? हट जाए। स्लाइड चेंज करें, शायद हट जाए। एक बार स्लाइड चेंज करके देखें अच्छा। एक बार। नहीं, Arrows आ रहे हैं। ये किसी ने बाय डिफॉल्ट इसमें दिया है। चलो कोई नहीं, ये क्या तीर आप कंटिन्यू रोकेंगे। करें, मैं देखता हूँ। हाँ, लेकिन ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं। ऑटोमेटिक तो नहीं होता है। चलो कोई नहीं, दिख हाँ, रहा है, मेरे को दिख रहा है, मतलब आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो साइंटिफिक ऑफिसर एफएसएल फोरेंसिक साइंस लैब के लिए एग्जाम होती है, जो पुलिस के जितने भी मैटर होते हैं उनमें जो भी
जांच के लिए जाते हैं। सागर में इसकी मेन लैब है एमपी में। तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी एक गजेटेड पोस्ट होती है, काफी हायर पे स्केल की रहती है। इसमें भी करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी साइंस से ग्रेजुएशन करा है, इसमें पीजी मांगते हैं एक्चुअली में, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। और जिसने अगर फोरेंसिक साइंस से कर रखा है पीजी, इसके लिए पीजी बीएससी फोरेंसिक साइंस अपने इंदौर में भी अब चालू हो गया, पहले सागर में था। और इसमें पीजी कर सकते हैं आप। एक दिल्ली में कॉलेज है इसका, लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस करके एक गवर्नमेंट का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जो फोरेंसिक में एमएससी कराता है। उससे अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है इसमें, और आप इन्वेस्टिगेशन के रूप में इसमें जा सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन जो कि आफ्टर एमबीबीएस और बीएचएमएस और जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी जो भी ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद ये मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम होती है। तो इसकी भी आप तैयारी, जैसे जो इस फील्ड में जाते हैं तो वो कर सकते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इसको एडीपीओ भी बोलते हैं। ये लॉ ग्रेजुएट के लिए है। जो भी गवर्नमेंट के केसेस रहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के जो वकील बोल सकते हैं इनको आप, है ना। तो इसमें भी डीपीओ बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि दीपक जी ने बताया था क्लेट के थ्रू आप लॉ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप क्लेट के थ्रू आप बीए एलएलबी वगैरह और दूसरे नाम से जो कोर्स है एलएलबी के, वो कर सकते हो। उसमें फायदा ये है कि आपका वो कोर्स 5 साल में हो जाता है, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल की एलएलबी करना पड़ती है, तब जाके आप एलएलबी लॉ ग्रेजुएट होते हैं। तो आप बीए एलएलबी जिस टाइप के जो भोपाल में भी लॉ यूनिवर्सिटी है एमपी में, वहां से आप कर सकते हैं। और भी कई जगह पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद जो एमपीपीएससी कंडक्ट कराती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या इसको सेट भी बोलते हैं, जो कॉलेज लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक आवश्यक कंपलसरी टेस्ट होता है। ये क्वालिफाई होने के बाद ही ये एक्चुअली में पीजी के बाद होता है, लेकिन ये एमपीपीएससी कराती है, तो मैंने इसका रेफरेंस डाल दिया। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम भी ये एमपीपीएससी करवाती है। ये बात की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपका अगर हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो आप सीधा पीजी करिए, नेट या स्लेट क्रैक करिए, और नेट स्लेट क्वालिफाई होने के बाद आप एमपी में विभिन्न कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत ही शानदार सर्विस है, उसको आप इसमें कर सकते हैं। अब पीएससी के बाद जो नॉन गजेटेड पोस्टें होती है स्टेट लेवल की, तो वो पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और पूर्व में इसका व्यावसायिक परीक्षा मंडल नाम था। तो इसमें ये भी एग्जाम क्रिएट कराती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा पीपीटी, जो आपके लिए आती है। हालांकि ये 10th के बाद भी इसको दे सकते हैं एग्जाम, 12th के बाद भी दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो 3 ईयर का कोर्स होता है, विभिन्न इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इंजीनियर जिसे बोलते हैं, वो इस एग्जाम के थ्रू आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। इसमें फायदा ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने करा है तो आप बीई बीटेक में आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ सीटें रिजर्व रहती है लेटरल एंट्री की। तो आपको अच्छा कॉलेज इसके थ्रू इंजीनियरिंग का अच्छा मौका इसमें मिल सकता है। उसके बाद पीएटी होता है। पीएटी एक टेस्ट है जो एग्रीकल्चर में जो जिनको इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में जिनको इंटरेस्ट है वो इसके थ्रू बीएससी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो मतलब बागवानी, जिनको फ्रूट्स वगैरह बागवानी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, ये इसी जो स्ट्रीम वालों के लिए ये जॉब रहते हैं। और बाकी आने वाले समय में जैसे ऑर्गेनिक जो
खेती होने वाली है ऑर्गेनिक, जिसमें जो रसायन वगैरह का यूज नहीं होता है, वो आने वाले समय में इनका बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। इसके बाद हम आते हैं एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग की, JNTST, जो केवल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होती है। ये डिप्लोमा होता है एक्चुअली में, GNM भी बोलते हैं इसको। तो ये डिप्लोमा करके ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, एज ए जूनियर नर्स के रूप में काम करना चाहती है। ये एक प्रकार की जॉब है। आपको सिलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराती है और फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी साथ के साथ मिल जाती है। ऐसे ही PSC नर्सिंग के लिए PNST टेस्ट होता है, ये भी गर्ल्स के लिए ही है। जो इसके थ्रू अगर आप लड़कियां अगर इसमें बायो के लिए है स्पेशली, ये दोनों, कि जो लड़कियां नर्सिंग के फील्ड में जाती है, अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा स्कोप है कोविड जैसी सिचुएशन में और आने वाले सिचुएशन में, क्योंकि जब लोगों ने अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपनी हेल्थ पे देना है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और आपको गवर्नमेंट जॉब की गारंटी है इसमें, मतलब एक प्रकार से जो भी लगती है इसमें क्वालिफाई होकर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। शुरुआत में भी आपको बिना किसी खर्चे में विद स्टाइपेंड भी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। नहीं तो BSc बहुत महंगा कोर्स है, अगर आप बाहर से करते हैं तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको नर्सिंग फील्ड में जाना है। स्पेशली लड़कियों के लिए है ये, लड़कों के लिए भी मेल नर्स का होता है, लेकिन उनको अपने स्तर पर अलग से वो करना पड़ता है, अप्लाई मेरिट के आधार पे होता है। और इसमें जो अभी दीपक जी ने, मैंने बोला था उनको, तो बताया था कि CHO की पोस्ट अभी ग्रामीण लेवल पे काफी MP में क्रिएट हुई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में भी मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे। ये सेवा का क्षेत्र है और बहुत अच्छा स्कोप है इसमें भी। इसके बाद ये प्री आयुर्वेद होम्योपैथिक PAHUNT टेस्ट होता है। इसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिलता है इसमें, BHMS होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी में आपको ग्रेजुएशन के लिए इसके थ्रू मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। ये एग्जाम भी आप दे सकते हैं, ये जनरली बायो वालों के लिए है। उसके बाद प्री BEd वगैरह, ये BEd तो आफ्टर ग्रेजुएशन की बात है, तो आप छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में भी डिप्लोमा होता है, जो पशु चिकित्सक के सहायक के रूप में रहते हैं ये। और ये देहात क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं, तो ये जो एनिमल वेटनरी डॉक्टर से नीचे वाली पोस्ट रहती है, इसमें डिप्लोमा होल्डर रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के काफी इसमें है। और आजकल डेयरी जो उद्योग जो पनप रहा है, डेयरी उद्योग में, तो ये सब चीजें आने वाले समय में बहुत ज्यादा रोजगार उन्मुखी होगी। इसमें बायो वाले लोग जा सकते हैं। और PVFT जो, जिसमें फिशरीज और वेटनरी डॉक्टर की जो एग्जाम होती है, ये इसमें इसके थ्रू होती है। शायद इसमें MBBS वाले जो एग्जाम होती है उसके थ्रू भी वेटनरी डॉक्टर का रहता है ऑप्शन। तो ये चेंज भी हो सकता है, आप समय समय पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम शिवलाल जी, थोड़ी सी हाँ समय की भी अपने पास कंस्ट्रेंट है, तो अपन इनको PPTs तो शेयर कर ही देंगे सभी, और इनको डाउट हाँ आएगा वो भी अपन लोग उससे सोल्व कर लेंगे। तो अभी आप कंक्लूड कर दें थोड़ा सा कि 3 स्पीकर बचे अपने पास में, तो अच्छा, मेन आपको लगता है थोड़ा सा वो बता के। ठीक है ठीक है। इसके बाद व्यापम की जो एग्जाम है वो, उसके बारे में, जो पुलिस कांस्टेबल की है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, 4-4 हजार वैकेंसी भी निकली है इसमें। जेल डिपार्टमेंट की है, जेल प्रहरी की एग्जाम होती है, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम इसके थ्रू होती है, पटवारी की एग्जाम होती है। ये आफ्टर 12th के जॉब है ना। उसके बाद सब इंजीनियर की एग्जाम भी होती है, जो डिप्लोमा इंजीनियर होते हैं उनके लिए। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जिसने DMLT डिप्लोमा कर रखा है, B Pharma D Pharma कर रखा है, उनके लिए। और एग्रीकल्चर के लिए भी। और ये सब इंस्पेक्टर की भी इसकी बहुत अच्छी एग्जाम है, जो मैंने भी दी है। और सब इंस्पेक्टर इसमें आप बन सकते हो, सूबेदार बन सकते हो, प्लाटून कमांडर बन सकते हो SF में। इस प्रकार की कई सारी एग्जाम है जो MP के
परिक्षेत्र में, एमपी के परिदृश्य में आपको पीईबी वेबसाइट देखकर रहना चाहिए जॉब के लिए। उसके बाद में जब जो जिनका इंटरेस्ट है कि हमें एजुकेशन में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो उनके लिए सबसे शॉर्ट मैं बताता हूँ कि 12th के बाद वो डीएड कर सकते हैं। जैसे आप डीएड करते हैं 2 साल का, तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में केवी में आपको जाना है तो सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद डीएड भी है तो भी आप पीजी डिटरेंट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। नवोदय स्कूल भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे भी आप बन सकते हैं। बी लीव है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, बीपीएड होता है वो फिजिकल एजुकेशन, जो एलएनआईपी ग्वालियर लिखा है, ये ग्वालियर में एक बहुत अच्छा फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है। ये मतलब एशिया में माना हुआ कॉलेज है। वहां से अगर आप बीपीएड करते हैं तो आपके बहुत अच्छे जॉब के चांस रहते हैं। बीपीएड कई जगह से होता है फिजिकल एजुकेशन का, आप पीईटी जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। बी लिप जो है वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, आप लाइब्रेरी में लाइब्रेरी इंचार्ज बन सकते हैं। और अगर आपको और एजुकेशन में हायर जाना है तो आप एमएड कर सकते हैं। तो एमएड के बाद आप डीएड बीएड कॉलेज में आप एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के साथ ही। और हायर आपको जाना है तो आप नेट और पीएचडी करके भी आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये टीईटी अभी चालू करा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट बोलते हैं इसको। ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में आप प्राइमरी टीजीटी टीचर बन सकते हैं। और ये एक बार क्वालिफाई करने के बाद ये आजीवन इसको मान्यता दे दी है। अभी मैंने भी दिया है, क्वालिफाई भी करा है। ये बहुत आसान सा टेस्ट होता है, वो करके आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा एक जो कॉलेज है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे का है। ये भी नीट के थ्रू एमबीबीएस में इसमें होता है, लेकिन इसके बाद भी ये एक और अपना खुद का भी टेस्ट इसमें वो करते हैं, उसके थ्रू होता है। तो आप इसमें आर्मी ऑफिसर के रूप में एज आर्मी के पर्सन हैं, उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनके आर्मी के डॉक्टर के रूप में इसमें आप अच्छी सर्विस पा सकते हैं। और यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद तुरंत आपको लेफ्टिनेंट और जो भी इनकी रैंक है उस अनुसार रैंक भी दी जाती है। इसके अलावा इसमें बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन होता है। वो कॉलेज अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करता है। और इसमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन वाली इसमें भी आपको जॉब मिलती है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप इसमें एज ए नर्सिंग स्टाफ के रूप में, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में इसमें जा सकते हैं। ये इसका मैंने तो फोटो लिया है। नमन जी, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या सही आ रहा है व्यू या नहीं आ रहा है। हेलो, आ रहा है, इसमें आ रहा है, व्यू आ रहा है। ठीक है। इसमें एरो बन गए हैं, पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक बने हैं। नहीं, फिर भी दिख रहे हैं, पूरा विजुअल हाँ, है। तो ये इसका कैंपस का मैंने एक फोटो लिया था वहाँ का। तो इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको। एज ए डॉक्टर भी आप रहोगे, साथ में आप देश की सेवा में आर्मी में भी आप रहोगे, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें। बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है अगर इस कॉलेज से आप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ, एक हमारे यहाँ भोपाल में कॉलेज है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी भोपाल। बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ पे बीएससी बीएड और बीए बीएड 4 साल का कोर्स होता है जो आफ्टर 12th होता है। अभी इसकी एग्जाम भी होने वाली है। इसके अलावा 2 ईयर बीएड भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद एमएड भी होता है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनसीईआरटी का, जहाँ से मैंने भी बीएड करा है। यहाँ से अगर आप बीएड करते हैं तो आपके टीचिंग फील्ड में करियर के बहुत शानदार अवसर आपको मिलेंगे। इसमें केवी नवोदय स्कूल में बहुत सारे टीचर यहाँ से निकले हुए मिल जाएंगे। आगे रिसर्च वगैरह में भी इसमें आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है बहुत हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। बहुत बड़ा कैंपस है। आईआईटी आईआईएम के बेसिस पे इसको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को बनाया गया है। और ये 8 स्टेट में एक कॉलेज है एमपी का, और मात्र 40 सीटें रहती है एक स्ट्रीम की, साइंस वाले की 40 और आर्ट्स वाले की 40 सीटें रहती है इसमें एक साल में।
और अपने एमपी की 8 सीटें रहती है इसमें। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, सब गोवा, दादरा नगर हवेली के लिए ये एक कॉलेज है। ऐसे 5-6 कॉलेज है ऑल इंडिया में। तो इसमें आप इसका मैं एडवर्टाइजमेंट आपको बताऊंगा। ये अभी निकला हुआ है, इसकी लास्ट डेट जो है वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 20/5/21 से 30/6/21 तक। इसकी एंट्रेंस एग्जाम होगी और मेरिट के आधार पे आपको वहाँ पे बीएससी बीएड या बीए बीएड में एडमिशन मिलेगा। और वहाँ पे हॉस्टल भी है, एक लाइब्रेरी है शानदार, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सब प्रकार की बुक्स वहाँ पे है। बहुत अच्छा, आप बीएससी के साथ आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो बीएससी बीएड के साथ। इस सबसे बड़ा फायदा है कि 1 साल का आपको फायदा मिलेगा इसमें। अगर आप बीएससी और बीएड करोगे तो आपके 3 और 2 5 साल लगेंगे, बीए बीएड करोगे 3 और 2 5 साल लगेंगे, लेकिन 4 साल में आपको बीएससी बीएड या बीए बीएड की डिग्री यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, अपने भोपाल में ही है। तो इसमें जो एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं उनको तो सबको इसमें ट्राई करना चाहिए। हॉस्टल है इसमें, गर्ल्स के अलग हॉस्टल है, बॉयज के अलग हॉस्टल है, काफी फैसिलिटी है। इसके अलावा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बोलते हैं बेंगलुरु में। इसमें एक कोर्स होता है 4 ईयर का डिग्री कोर्स, बीएससी रिसर्च बोलते हैं उसमें। 4 ईयर का होता है, 3 साल का बीएससी सामान्य होता है, फिर 1 साल का स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रिसर्च का इसमें सिलेबस रहता है। और ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप एजुकेशन में जाते हो, जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, साइंटिस्ट वगैरह उसमें जाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी काफी बढ़िया है। और इसमें अगर जो मेहनत करता है, जाना चाहता है, तो वो बेंगलुरु में ये इंस्टीट्यूट है, इसमें भी वो ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर 12th है ये। क्लेट एग्जाम का जो है अभी उन्होंने, दीपक जी ने भी बताया था, क्योंकि लॉ एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक पावर वाली चीज है। आपको कानून, आपके अधिकार क्या, आप तो दूसरों के अधिकारों के लिए इसमें लड़ते हो, दूसरों को अधिकार दिलाते हो। तो इसमें बहुत अच्छा करियर की संभावना है। बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं वो, उनका बैकग्राउंड LLB लॉ से रहा है। चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक देखो तो लॉ ग्रेजुएट बहुत सारे मतलब पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर लॉ के फील्ड से रहते हैं। फिर आप किसी भी सर्विस में जाते हो तो लॉ एक बहुत आपके पीछे बैकबोन की तरह कार्य करता है। तो जिसको भी चैलेंजिंग और थोड़ा अच्छा जॉब पाना है, तो इसमें सबसे बड़ी जो सर्विस होती है जुडिशरी सर्विस, जिसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा करियर है। तो इसमें क्लेट की एक एग्जाम होती है जिसमें 4 चीजें जनरली रहती है: करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और मैथमेटिक्स। कुछ इसमें जनरली ये चीजें होती है, वो आप इसके क्लेट की साइट पे देख सकते हैं। तो इसमें आप BA LLB कर सकते हैं। इसमें भी वही बात है कि आप 5 साल में कर सकते हो उसको, BA LLB को, जो 1 साल बचता है। नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की LLB करना पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा है। अपने भोपाल में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसके, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। बाकी हर जिले में भी LLB के कॉलेज है, वहाँ BA LLB भी कोर्स शुरू हो गए हैं। लॉ करने के बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन रहते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लॉयर रहते हैं, काफी अच्छी सैलरी पैकेज रहते हैं। लिटिगेटर्स जो जनहित याचिकाएं लगाते हैं, है ना। बैंकिंग इंश्योरेंस में भी लॉ ऑफिसर के रूप में भर्ती होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मैंने बताया था, ADPO, जो पुलिस के वकील रहते हैं या जो गवर्नमेंट के वकील रहते हैं। जुडिशियल सर्विस इसमें टॉप सर्विस है, जिससे आप जज बन सकते हो और लोगों को न्याय दिला सकते हो। सेवा का एक बहुत शानदार इसमें स्कोप है जुडिशरी सर्विस में। सिंगोली से एक अभी बहन उसका सिलेक्शन हुआ था। तो जो भी मेहनत करता है उसमें लॉ में बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें आप और भी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसमें कर सकते हो। LLM करने के बाद आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो लॉ कॉलेज में। हायर स्टडी में भी जा सकते हो, उसमें हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जैसे मीडिया जो है आजकल, सोशल मीडिया भी है,
सोशल मीडिया के अलावा जो क्लासिकल मीडिया है, जो टेलीविजन है, रेडियो है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, इनमें आप जो 2-3 कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है, और अलग अलग नाम से ये कोर्स होते हैं, लेकिन जनरली ये मास मीडिया कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के नाम से मशहूर है। अपने यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं, और कई यूनिवर्सिटियों में अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं, जिसमें आप आरजे, रेडियो आरजे के बारे में सुना होगा, एफएम जो पूरा चलाते हैं, है ना। बाकी इसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, और जो एडवर्टाइजिंग में, एनिमेशन में जो भी ये चीज़ें बनती है, तो ये इसमें भी आप जिसका इंटरेस्ट है, जिसको पब्लिक के साथ डील करना, लोगों से बात करना, लोगों की समस्याओं, लोगों के बीच जाना, ये सब चीज़ें जिनको अच्छा लगता है, तो वो ये चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है, जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में जाना चाहिए। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें साइंस और आर्ट्स वाला ऐसा कोई वो नहीं है। फाइन आर्ट्स है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली है, ये बहुत शानदार है, इसमें बहुत फ़िल्मी हस्तियाँ और बड़े-बड़े लोग इससे से निकले हैं। इसके अलावा भी कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेस हैं, और जिसके थ्रू आप किसी भी थिएटर, नाटक वगैरह कंपनी में, प्रोडक्शन हाउस में आप अच्छे से जॉब पा सकते हैं और अपना करियर शानदार बना सकते हैं। थैंक यू कहने से पहले मैं थोड़ी-सी 2-3 बातें, और समय मेरे को पता नहीं है, ज़्यादा हो गया होगा शायद। अनुमति हो तो नमन जी? समय 11:35 हो गया है और स्पीकर्स वेट कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा, लाइन में कंक्लूड तो कर पाएँ तो। फिर मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी बने, कुछ भी करें, लेकिन एक अच्छा इंसान बनें। अपने जीवन में डूज़ डोंट्स डिसाइड करें कि क्या मेरे को करना है, क्या नहीं करना है, भेड़-चाल नहीं चले, अपनी सामर्थ्य और अपने विवेक से, सबके नॉलेज सबसे लें, सबकी बात सुनें, और अपनी सामर्थ्य और विवेक से निर्णय लें। और सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आने वाले भविष्य की। और आप जिस दिशा में जाओगे अभी, उस दिशा में निश्चित आप सफल होंगे और ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। और आगे मैं निवेदन करूँगा कि जो भी है प्रोसीडिंग, वो नमन जी आगे शुरू करें। धन्यवाद बहुत-बहुत। थैंक यू सर। आई होप कि आपकी बातें सुनकर अब सभी स्टूडेंट्स को अपने करियर ऑप्शन चूज करने में मदद मिलेगी। अब मैं हमारे बीच उपस्थित उन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन बच्चों की शिक्षा हेतु समर्पित कर दिया है। सर, आपने आपने अपने जीवन में के अमूल्य 9 साल बच्चों की शिक्षा एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए 2 कोचिंग क्लासेस भी लगा रखी है। तो मैं धीरज कुमार मंदोरिया सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और हमें मार्गदर्शन दें। आई थिंक धीरज सर मीटिंग में नहीं है, आप नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना? ओके सर। अब मैं राज्यपाल सम्मानित शिक्षक जीएल धनखड़ सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपने दिव्य वचनों से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। जीएल धनखड़ सर, यू आर इनवाइटेड फॉर दिस। धनखड़ सर, आप हाँ। हेलो, हाँ, हेलो नमन जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, कुछ बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, आवाज आ रही है आपकी, पर बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रहा है। हाँ, हेलो। यस सर, अब क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो आज की सेमिनार में मुख्य वक्ता जी धाकर, दीपक जी स्वानकार, नमन जी गांधी एवं विद्या भारती के विभाग समन्वयक महादेव जी यादव और सरस्वती शिशु मंदिर सिंगोली के
प्राचार्य महोदय श्री रामलाल जी धाकड़ एवं अन्य वक्ता और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यदि किसी भी संस्थान से हमने विद्या प्राप्त करी है तो उस संस्थान के प्रति हमें निश्चित ही कुछ देने या उसके प्रति हमें ऋणी होना चाहिए। और ये काम विद्यालय के 3 पूर्व छात्रों, सरस्वती शिशु मंदिर के 3 छात्रों धाकड़ सर, स्वर्णकार जी और नमन जी गांधी ने एक नया जो प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है, ये निश्चित ही स्वागत योग्य है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपने इस विद्यालय और आने वाले जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके लिए उचित मार्गदर्शन के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है और तीनों वक्ताओं ने कैरियर से संबंधित बहुत अच्छी सारगर्भित जानकारियां दी है। मैं समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को थोड़े से समय में अपनी बात समाप्त करूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे 10वीं के बाद में, जो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो 10वीं के बाद में जब बच्चे 11वीं में आते हैं उस समय उनको विषय चयन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां आती है कि वो विषय चयन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा विषय लूं। तो मैं छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा या कहना चाहूंगा कि विषय चयन में सबसे महत्वपूर्ण आप सावधानी रखें। हम देखते हैं कि जब बच्चे फॉर्म भरने के लिए आते हैं 11th में, तो सर कौन सा विषय लें, हम कौन सा विषय लें, तो हमारे कहने से नहीं, सबसे पहले छात्र छात्रा अपनी स्वयं की रुचि देखें कि हमें किस क्षेत्र में जाना है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही विषय चयन करें। ये भी देखने में आया है कि मेरा दोस्त बायोलॉजी ले रहा है, मैं भी बायोलॉजी ले लूं। बहुत सी लड़कियां होती कि मेरी सहेली है, मेरे गांव से आती है, सर उसने बायोलॉजी लिया या उसने आर्ट्स ले लिया। ये देखने में आया कि हमारे यहाँ 94% वाले स्टूडेंट भी नहीं, सर मेरी सहेली ने आर्ट्स विषय लिया, मैं भी आर्ट्स लूंगी, मैं अकेली आऊंगी। तो मेरा ये कहना है कि वर्तमान समय ऐसा समय है कि अपने को खुद का भविष्य खुद को बनाना है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं चलना कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लूं। तो विषय चयन के लिए आप लोग बहुत सावधान रहें। विषय चयन करते समय आप अपने जो रुचि का विषय चयन करें। यदि आपको किसी संबंधित क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं है तो विद्यालय के अपने शिक्षक से या अपने गांव में जो हायर एजुकेटेड लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें, किसी के दूसरे के रास्ते के ऊपर नहीं चले। दूसरा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अब जब आप कोई भी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कुछ लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने बोल दिया कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव विचारधारा वाले कि हो ये कलेक्टर बनेगा, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दें। लोग तो कहेंगे, चाहे आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, आप अगर गलत करोगे तो भी कहेंगे। तो लोगों की तरफ ध्यान नहीं दें। यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो उस लक्ष्य को बिना किसी हीन भावना के आप उस लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर होते रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। लोग कहें, कुछ भी कहें, इसकी तरफ आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मध्य प्रदेश शासन ने एक कैरियर पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, शायद नमन जी जानकारी होगी आपको? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। हाँ तो मैं ये थोड़ी एक जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, तो ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको कैरियर पोर्टल लॉन्च नाम दिया गया है। स्क्रीन दिख रही? हाँ, विजिबल है, विजिबल नमन जी दिख रही है सर। हाँ, तो जैसे अपन गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर के जैसे अपन ऊपर जो URL एड्रेस बार होता है, ये ऊपर
ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपन जो एड्रेस टाइप करेंगे कि www.mpaspire.com, ASPIRE mpaspire.com डायल अपन टाइप करेंगे और उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये जानकारी उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर आपने ऊपर जो मैंने अपने विद्यालय के डाइस कोड लिखे हैं, यहाँ आपको ये नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपना प्रत्येक छात्र छात्रा का अपना SSM ID है, तो वो छात्र छात्रा अपना SSM ID यहाँ लिखेंगे तो वो उसका यूजर ID हो जाएगा और सभी के लिए पासवर्ड 123456 है। तो ये दोनों अपन एंट्री करने के बाद जैसे ही इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज चयन का ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी या इंग्लिश। आप जो जानकारी चाहते हैं वो हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं। तो मैं जो भी स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, मैं हिंदी चयन करूंगा। हिंदी चयन करने के पश्चात यहाँ लॉग इन करेंगे। तो जैसे ही लॉग इन करेंगे, हाँ, जैसे ही लॉग इन करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां, जैसे अभी अपने पूर्व वक्ताओं ने, शिवलाल जी ने, दीपक जी ने और नमन जी ने जो जानकारी दी है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक्सप्लोरर कैरियर्स, ठीक, कितने प्रकार के कैरियर हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी है। इधर देखेंगे आप कॉलेज के डायरेक्टरी, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स करने के लिए हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वो पूरी डिटेल्स इस यहाँ मिलेगी। फिर एग्जाम डायरेक्टरी, इंडिया के अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उनका टाइम शेड्यूल क्या है, फॉर्म भरने का तरीका क्या है और उसका सिलेबस क्या है, ये पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि स्कॉलरशिप के बारे में, हमें कुछ ही स्कॉलरशिप के बारे में मालूम है कि छात्र छात्राओं को कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। तो भारत सरकार और इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे NGO हैं, स्वयंसेवी संस्थान हैं, वो प्रतिभावान छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी छात्रवृत्तियां प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्लोरर कैरियर को क्लिक करता हूँ तो ये पूरी जानकारी इसके अंदर आपको आगे मिल जाएगी। तो अगर आप जैसे छात्रवृत्ति के ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो छात्रवृत्ति के ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारी जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं वो सब छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ये आपके जितने भी कैरियर्स हैं, प्रोफेशनल कैरियर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड है, बैंकिंग, फाइनेंशियल है, एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइन है, तो आप जो भी इसमें चयन करेंगे उसकी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। कोई अभी जैसे आपको एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी अगर आपने क्लिक किया तो इसके अंदर आपको डिटेल उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही कॉलेज के अंदर आप बैक जाएंगे, इसको जितना अपन डीप जाएंगे, वैसे मेरी जानकारी के अनुसार इतना बताने के बाद हमारे स्टूडेंट जो सभी मल्टीमीडिया मोबाइल फोन यूज करते हैं और वर्तमान में टेक्नोलॉजी में सभी एक्सपर्ट है, मैंने एक थोड़ा सा गाइडलाइन दे दिया है। इसके अनुसार आप जितना अंदर इसके डीप जाएंगे आपको इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मिलती जाएगी। तो इसे कॉलेज से संबंधित, कोर्स से संबंधित, भारत के अंदर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, उससे संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है। तो इसमें आपको केवल अपने SSM ID और अपना पासवर्ड जो है 123456 ये करके और लॉगिन करना है, आपको इसके अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छी जानकारी आपको दे दी है और मेरी जितने भी छात्र छात्राएं आज जुड़े हैं उनसे और जितने भी वक्ता हैं उन सभी वक्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस सेमिनार में, वेबिनार में मुझे आमंत्रित किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। नमन जी एवं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने कि जो अनछुई पहलू था उसको बता दिया और एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अवगत कराया कि स्टूडेंट्स इसको लिख लें mpaspire.com को और यहाँ पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन वो एक सिंगल पोर्टल पर पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इट, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। शिवांगी, कैन प्रोसीड। थैंक यू सर।
आप सभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट स्पीकर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं। श्री महादेव जी Thank you. यादव मूलतः भड़वानी जिले के निवासी विद्या भारती मालवा के पूर्ण कार्यकाल कार्यकर्ता के रूप में मंदसौर विभाग समन्वयक का दायित्व देखते हैं। तो मैं उनसे ये अनुरोध करती हूँ कि वह सभा को संबोधित करे और अपने उन बच्चों को अपनी बहुमूल्य जानकारी दे जो उनके जैसा बनने में इच्छुक है। शायद नहीं है नमन जी, शायद वो नहीं जुड़े हैं कारण से आगे बढ़ा दे। शिवांगी आगे बढ़े। अंत में मैं माननीय प्राचार्य महोदय श्री रामलाल जी ठाकर सर को उनके धन्यवाद भाषण के लिए बुलाना चाहूंगी। आज की इस आभासी अर्थात वर्चुअल करियर गाइडलाइंस में सम्मिलित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत श्री धनगर जी एवं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स श्री शिवलाल जी, दीपक जी, नमन जी एवं जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए दो शब्द कहना चाहूंगा कि मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि पांचों उंगलियां एक सरीकी नहीं होती है। कोई बच्चा प्रतिभावान होता है, कोई कमजोर होता है, तो प्रतिभाशाली बालक जब पढ़ लिख कर होशियार होकर अपना क्षेत्र चुन लेता है तो पीछे वाले भैया बहनों को भी जोड़ने का उसका दायित्व बनता है, एक सामाजिक दायित्व बनता है उसका। और ये मेरा हमेशा से आग्रह रहा है। तो मैं समय समय पे इन बच्चों से बात भी करता रहता हूँ। तो इन बच्चों ने मेरे उसको आग्रह को स्वीकार किया और भैया नमन और दीपक और भैया शिवलाल ने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, इसको एक डिजाइन दिया इसको, जिससे अभी तो खैर संख्या कम रह गई है, लेकिन एक समय 82 संख्या इसमें जुड़ी हुई थी और बहुत ही उनके फेस रीडिंग कर रहे थे कि आपकी बातें बहुत अच्छी एक हृदय को छू रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में और उसका जो पीपीटी बनाने में और एक एक चीज को समझाने के लिए आपने प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही कि हमारे छात्र आज इतने विद्वान हो चुके हैं कि आज इतना सबका मोटिवेशन कर रहे हैं और पूरे इसमें जगह बना रखी है समाज में। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप ऐसा काम करते रहिए, ईश्वरीय कार्य है। आप तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यदि पीछे वाले भी आपके मार्गदर्शन में यदि उन्नति करते हैं तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा, वो आपको जीवन भर दुआएं देंगे, ऐसी मैं कामना करते हुए आज जिन जिन महानुभावों ने इस वर्चुअल बैठक में समय दिया है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इन पूर्व छात्रों से आग्रह करता हूं कि ऐसा ही काम करते रहें और यदि विद्यालय में भी प्रत्यक्ष रूप से कक्षाओं में आपकी सेवाओं का लाभ हम लेना चाहेंगे और समय समय पर आप देते भी हैं। मैं पुनः सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे आशा है कि आप सभी ने सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर दिया होगा। आप सभी श्रोताओं का हमारे सेमिनार में भाग लेने के लिए एवं शांतिपूर्वक उपस्थिति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया और सभी बच्चों को हमने कोशिश की है कि जितना हम लोग मोटिवेट कर पाए मोटिवेट किया। और एक लास्ट लाइन, 2 लाइन के साथ में बच्चों से विदा लेना चाहूँगा कि आप इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने करियर फोकस करें। कि 2 लाइन में हमेशा मैं क्लासरूम में भी कहता हूँ कि इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, कि इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करें जो खामोशी से बेहतर है। तो बातों में हम लोग चीजों में उन्नति लाए और उन्नति के बारे में सोचें, पॉजिटिव से सोचें, तो निश्चित तौर पर आप सभी अपने मकसद को प्राप्त करेंगे। और हम सब आपके साथ जुड़े हैं। ये ग्रुप हमारा जो बनाया है हमने इसलिए बनाया है, यहाँ पर आपको जो भी एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपक जी, शिवलाल जी, तीनों के कांटेक्ट नंबर भी उसमें शेयर है, पीपीटी भी वहाँ पर शेयर कर देंगे। तो पूरा प्लेटफॉर्म सेट है, बस आपके जगने की देर है। थैंक यू सो मच।